समाज को समझना मतलब खुद को समझना, अपने आसपास की दुनिया को समझना। हाँ, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। बिल्कुल, एक गहरा सच है। हाँ। और अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो ये समझ, अरे ये तो सोने पे सुहागा है। अच्छा, कैसे, मतलब किस तरह से मदद मिलती है? देखिए, समाज की गहरी समझ, बारीक समझ, वो एस्से में, जीएस पेपर्स में, खासकर पेपर 1। और ऑप्शनल में तो है ही, सोशियोलॉजी वालों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। हाँ, ऑप्शनल। सोशियोलॉजी वालों के लिए तो ये वो एज है, वो बढ़त जो मेरिट लिस्ट में ऊपर ले जा सकती है। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज हम एक खास सफर पर निकल रहे हैं। समाज शास्त्र की दुनिया में। हाँ, और एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और हमारा गाइड कौन है इस सफर में? कोई और नहीं बल्कि हैरल एम्बोज और हॉलबोर्न। हाँ, वो मशहूर किताब। अरे वाह, जिसका नाम सुनते ही सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ, उसका इंट्रोडक्शन चैप्टर आज हम खंगालने वाले हैं। कहते हैं सोशियोलॉजी वालों के लिए ये गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ है। हाँ हाँ, दी ऑरेंज बाइबल भी कहते हैं उसे मजाक में, उसके कवर कलर की वजह से। सही। तो भाई सबको तैयार हो जाना चाहिए, कमर कस लीजिए, चाय कॉफी तैयार। बिल्कुल तैयार। क्योंकि अगले कह सकते हैं 40 से 60 मिनट या शायद ज्यादा भी। हाँ, देखिए टॉपिक गहरा है तो समय तो लगेगा ही। आराम से विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल। हम इस इंट्रोडक्शन चैप्टर की हर एक लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक उदाहरण को निचोड़ देंगे। बिल्कुल वैसे जैसे यूपीएससी चाहता है। गहराई से, बारीकी से, विश्लेषण के साथ। सिर्फ रटना नहीं, समझना है। एग्जैक्टली। तो श्रोता क्या सीखेंगे इस चर्चा से, एक बार बता देते हैं। हाँ जरूर, हम समझेंगे कि समाजशास्त्र असल में है क्या, What exactly is sociology? और ये साइकोलॉजी या इकोनॉमिक्स जैसे दूसरे विषयों से कैसे और क्यों अलग है, इसका अपना क्या है। फिर ये कि समाज हमें और हमारे व्यवहार को, हमारी सोच को, हमारे दुखों और सुखों को कैसे आकार देता है। इसके लिए उदाहरण भी देखेंगे हम, जैसे डिप्रेशन, आत्महत्या, अपराध। हाँ बिल्कुल, ये संवेदनशील मुद्दे हैं, पर ये दिखाते हैं कि समाज का प्रभाव कितना गहरा है। और समाज में जो असमानता दिखती है, इनइक्वालिटी, वो क्यों है, कैसे है। हाँ, वर्ग, लिंग, जाति, आयु के आधार पर जो विभाजन है, उन पर बात करेंगे। समाज समय के साथ बदला कैसे है, प्री मॉडर्न से मॉडर्न समाज तक का सफर कैसा रहा। और फिर आएंगे सबसे मजेदार हिस्से पर, समाज को समझने के अलग अलग नजरिए, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, अरे बाप रे, कितने सारे हैं। हाँ, इंटरैक्शनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इन सबको समझेंगे। ये अलग अलग चश्मे हैं समाज को देखने के। और आखिर में समाजशास्त्री रिसर्च कैसे करते हैं, हवा में तो बातें नहीं करते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके तरीके क्या हैं, पॉजिटिविज्म क्या है, इंटरप्रेटिविज्म क्या है, इस पर भी बात होगी। क्या बात है, ये तो पूरा खजाना है। और ये सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं, ये दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देगा, एक पर्सपेक्टिव जो यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू दोनों में काम आएगा, और जीवन में भी। तो चलिए अब और इंतजार नहीं, शुरू करते हैं हारालाम्बोस और हॉलबोर्न के इंट्रोडक्शन चैप्टर की चीर फाड़। सबसे पहला, सबसे बुनियादी सवाल, व्हाट इज सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सरल शब्दों में अगर शुरू करें तो समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी मानव व्यवहार और समाज का व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन है। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। मानव व्यवहार और समाज, ये दो शब्द महत्वपूर्ण लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ लोगों के कामों को, उनके एक्शंस को नहीं देखता, बल्कि उस सामाजिक ढांचे, उस कॉन्टेक्स्ट को भी देखता है जिसमें वो काम हो रहे हैं। समाज कैसे व्यक्ति को प्रभावित करता है और व्यक्ति समाज को। पर मानव व्यवहार का अध्ययन तो साइकोलॉजी भी करता है ना? लू का अध्ययन, इकोनॉमिक्स करता है, इतिहास का हिस्ट्री, राजनीति का पॉलिटिकल साइंस। तो फिर ये सोशियोलॉजी नया क्या कर रहा है, इसमें खास क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर सोशियोलॉजी का जो यूनिक कैरेक्टर है वो सामने आता है। देखिए, साइकोलॉजी आमतौर पर व्यक्ति पर फोकस करता है, इंडिविजुअल लेवल पर। हाँ, उसकी मानसिक प्रक्रियाएं, भावनाएं, व्यक्तित्व। इकोनॉमिक्स का फोकस होता है आर्थिक गतिविधियों पर, उत्पादन, खपत, वितरण, पैसा, बाजार। बिल्कुल। पॉलिटिकल साइंस सत्ता, सरकार, प्रशासन पर। हिस्ट्री अतीत की घटनाओं पर। ज्योग्राफी स्थान और पर्यावरण पर। ये सब समाज के किसी एक पहलू, किसी एक डायमेंशन का अध्ययन करते हैं। और सोशियोलॉजी वो क्या करता है? सोशियोलॉजी इन सबसे ज्यादा व्यापक है, ज्यादा होलिस्टिक है कह सकते हैं। ये समाज के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं रहता। ये इन सभी पहलुओं को आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक
एक साथ देखता है। अच्छा, मतलब ये सबको जोड़ता है। हाँ, और उनके बीच के संबंधों को समझने की कोशिश करता है। ये देखता है कि कैसे ये सब मिलकर एक पूरे समाज का निर्माण करते हैं और कैसे ये समाज व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। इसका फोकस व्यक्ति से ज्यादा समूहों, ग्रुप्स पर, संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस पर और पूरे सामाजिक ढांचे, सोशल स्ट्रक्चर पर होता है। ओहो, क्या बढ़िया समझाया। मतलब ये किसी एक पेड़ की बजाय पूरे जंगल को देख रहा है और जंगल में पेड़ों के आपसी रिश्ते को भी। हाँ, ये एक अच्छी एनालॉजी है। किताब में उदाहरण भी बड़े मजेदार दिए हैं। कहते हैं समाजशास्त्री शॉपिंग से लेकर संगीत सुनने तक, हाँ, स्वास्थ्य और बीमारी से लेकर कानून और अपराध तक, धर्म और आस्था से लेकर प्रवास और पलायन तक, अरे यहाँ तक कि हास्य, ह्यूमर और मोबाइल फोन के इस्तेमाल तक सब कुछ स्टडी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। एग्जैक्टली, क्योंकि ये सब चीजें सामाजिक हैं, ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है। कैसे? मतलब मेरा शॉपिंग करने का तरीका या मेरा म्यूजिक टेस्ट वो सामाजिक कैसे हुआ? सोचिए, आप क्या खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, क्या वो सिर्फ आपकी ज़रूरत या पसंद है, या फिर विज्ञापन, आपका सोशल स्टेटस, आपके दोस्त क्या खरीदते हैं, इन सब बातों का भी असर होता है। हाँ, असर तो होता है। फैशन ट्रेंड्स होते हैं। बिल्कुल, आप कैसा संगीत सुनते हैं, आपकी सेहत की आदतें, आप अपने फ़ोन पे कितना वक्त बिताते हैं, ये सब सिर्फ आपकी व्यक्तिगत पसंद या मर्जी नहीं है। ये सब समाज, आपकी संस्कृति, आपका वर्ग, आपकी उम्र, आपका लिंग, इन सब चीज़ों से प्रभावित होती हैं। समाजशास्त्र इसी प्रभाव को, इसी कनेक्शन को उजागर करता है। और ये अध्ययन छोटे लेवल पर भी हो सकता है और बड़े लेवल पर भी। मतलब स्केल का क्या मामला है? हाँ बिल्कुल, समाजशास्त्री छोटे समूहों का अध्ययन कर सकते हैं, जिसे माइक्रो सोशियोलॉजी कहते हैं। जैसे एक क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिश्ता कैसा है, एक परिवार के अंदर की डायनामिक्स क्या हैं, दोस्तों का एक ग्रुप कैसे काम करता है, ये सब माइक्रो लेवल पर है। और मैक्रो सोशियोलॉजी में बड़े पैमाने पर अध्ययन होता है, जैसे पूरी शिक्षा व्यवस्था कैसे काम करती है, भारत में जाति व्यवस्था का क्या असर है, वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, या फिर पूरे ब्रिटिश समाज या भारतीय समाज का विश्लेषण। तो माइक्रो मतलब छोटा ग्रुप, मैक्रो मतलब बड़ा समाज या संस्था। ठीक है। हाँ। तो कुल मिलाकर समाजशास्त्र का मूल उद्देश्य, उसका कोर एम, ये समझना है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे अनुभव, हमारे फैसले, हमारी समस्याएं, वो व्यापक सामाजिक ताकतों, सामाजिक रुझानों, पैटर्न्स और सामाजिक संरचनाओं से कैसे जुड़े हुए हैं। राइट। ये कनेक्शन बिठाना ही समाजशास्त्र है। बिल्कुल, जैसा कि एक मशहूर समाजशास्त्री सी राइट मिल्स ने कहा था, कनेक्टिंग इंडिविजुअल बायोग्राफी विद सोशल हिस्ट्री, अपनी कहानी को समाज की कहानी से जोड़ना। वाह। और यहीं से बात आती है सामाजिक परिप्रेक्ष्य, यानी सोशल पर्सपेक्टिव की। ये अगला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है किताब में। हाँ, सोशल पर्सपेक्टिव। इसका मतलब क्या है? सामाजिक नजरिया। इसका मतलब है चीजों को सिर्फ व्यक्तिगत नजरिए से देखने के बजाय उन्हें एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में रखकर देखना। लुकिंग बियॉन्ड इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशंस। अच्छा, मतलब सिर्फ मेरी गलती या उसकी करनी से आगे सोचना। हाँ, ज्यादातर हम जब किसी घटना को देखते हैं तो उसका कारण व्यक्ति में ढूंढते हैं। जैसे कोई फेल हो गया तो हम सोचते हैं उसने पढ़ाई नहीं की होगी। हाँ। किसी को डिप्रेशन है तो सोचते हैं कि वो ज्यादा सोचता होगा या कमजोर होगा, या उसने अपराध किया तो वो बुरा इंसान है। बिल्कुल, ये आम सोच है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य हमें इस सोच से आगे जाने को कहता है। ये कहता है कि भाई रुको जरा, देखो कहीं व्यक्ति के व्यवहार या उसकी समस्याओं के पीछे बड़े सामाजिक कारण तो नहीं छिपे। अच्छा। जैसे किताब में ब्राउन और हैरिस का एक क्लासिक अध्ययन दिया है, 1978 और 1989 में पब्लिश हुआ था। जॉर्ज ब्राउन और टेरिल हैरिस, नाम याद रखिएगा, ब्राउन और हैरिस। हाँ। ठीक है, क्या स्टडी थी उनकी? उन्होंने लंदन में महिलाओं में डिप्रेशन का अध्ययन किया था। डिप्रेशन, ये तो आजकल बहुत आम समस्या है और लोग इसे अक्सर मानसिक, दिमागी या व्यक्तिगत कमजोरी ही मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन ब्राउन और हैरिस ने पाया कि डिप्रेशन सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं थी, ये गहरे सामाजिक कारकों से जुड़ी थी। सच में? कैसे? उन्होंने देखा कि वर्किंग क्लास की महिलाओं में, यानी निम्न आय वर्ग की महिलाओं में, डिप्रेशन की दर मिडिल क्लास की महिलाओं से कहीं ज्यादा थी। ओह, ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके जीवन में तनाव ज्यादा थे, जैसे बेरोजगारी का सामना करना या पति का बेरोजगार होना, बुरे और अपर्याप्त आवास में रहना,
छोटे बच्चों की देखभाल का भारी बोझ अकेले उठाना, जीवन में ज्यादा तनावपूर्ण घटनाएं होना। ये सब तो सामाजिक चीजें हैं। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण कारक जो उन्होंने पाया वो था सामाजिक समर्थन की कमी, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। जिन महिलाओं के पास कोई ऐसा करीबी दोस्त या रिश्तेदार नहीं था जिनसे वो अपनी भावनाएं, अपनी परेशानियां बांट सके, उनमें डिप्रेशन का खतरा कई गुना ज्यादा था। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। मतलब किसी की मानसिक परेशानी सिर्फ उसकी अंदरूनी समस्या नहीं है, बल्कि उसके सामाजिक हालात, उसकी गरीबी, उसके अकेलेपन, उसके रिश्तों की कमी का भी नतीजा हो सकती है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। प्रिसाइजली, यही है सामाजिक परिप्रेक्ष्य की ताकत। यह हमें दिखाता है कि जिसे हम व्यक्तिगत मान रहे हैं वो अक्सर सामाजिक होता है, उसके तार समाज से जुड़े होते हैं। एक और उदाहरण है शायद किताब में, दुर्खीम का। हाँ, एक और क्लासिक उदाहरण, एमिली डुर्कहाइम। एमिल डुर्कहीम, ये नाम तो सोशियोलॉजी में बार बार आएगा। इन्हें फाउंडिंग फादर्स में गिना जाता है। 1997 में, कब? 1997 में उन्होंने आत्महत्या पर एक ग्राउंड ब्रेकिंग अध्ययन किया जिसका नाम ही सुइसाइड था। आत्महत्या, सुसाइड, इससे ज्यादा व्यक्तिगत और निजी फैसला क्या हो सकता है? लोग तो यही सोचते हैं कि ये किसी के बेहद निजी दुख, निराशा या मानसिक अस्थिरता का परिणाम है। हाँ, आम धारणा तो यही है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इसका समाज से क्या लेना देना। लेकिन दुर्खीम ने अलग सोचा। उन्होंने यूरोप के विभिन्न देशों और अलग-अलग धार्मिक व सामाजिक समूहों के आत्महत्या के सरकारी आंकड़ों का विश्लेषण किया। अच्छा। आंकड़ों का विश्लेषण। हाँ। और उन्होंने पाया कि आत्महत्या की दरों में बहुत सुसंगत पैटर्न्स थे। मतलब ऐसा नहीं था कि दरें यूं ही घटती बढ़ती थीं। कुछ समूहों में दरें लगातार दूसरों से ज्यादा थीं। जैसे कि क्या पैटर्न मिले उन्हें? उन्होंने देखा कि प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में कैथोलिक ईसाइयों की तुलना में आत्महत्या की दर ज्यादा थी। हो, धर्म के आधार पर फर्क? हाँ, और अविवाहित, तलाकशुदा या निसंतान लोगों में विवाहित लोगों की तुलना में दरें ज्यादा थीं। अच्छा। शांति काल की तुलना में युद्ध काल में दरें कम हो जाती थी। ये तो बड़े अजीब पैटर्न है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में क्यों फर्क था? या शादीशुदा और अविवाहित में? युद्ध तो ज्यादा तनाव होता है, फिर दरें कम क्यों? इसका क्या कारण बताया दुर्खीम ने? दुर्खीम ने तर्क दिया कि ये अंतर व्यक्तिगत मनोविज्ञान के कारण नहीं थे। ऐसा नहीं था कि प्रोटेस्टेंट लोग ज्यादा दुखी थे या कैथोलिक ज्यादा खुश। इसका कारण था सामाजिक एकीकरण, सोशल इंटीग्रेशन के स्तर में अंतर। सामाजिक एकीकरण, ये क्या चीज है? सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन, ये शब्द फिर से याद रखिए, सामाजिक एकीकरण। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने समाज या समूह से कितना मजबूती से जुड़ा हुआ महसूस करता है, कितना उसमें शामिल, इंटीग्रेटेड है, समाज के साथ उसका बंधन कितना मजबूत है। ठीक है, समाज से जुड़ाव। तो इसका आत्महत्या से क्या कनेक्शन? दुर्खीम ने पाया कि जिन समूहों में सामाजिक एकीकरण कम था, जहां व्यक्ति ज्यादा अकेला या कटा हुआ महसूस करता था, वहां आत्महत्या की दरें ज्यादा थीं। जैसे? और ज्यादा जोर देता था। या अविवाहित लोग जो पारिवारिक समूह से कम जुड़े होते हैं, इन समूहों में जुड़ाव कम था तो दरें ज्यादा थीं। और जहां जुड़ाव ज्यादा था वहां दरें कम थीं। जैसे कैथोलिक समाज, जहां समुदाय और परंपरा का महत्व ज्यादा था। या विवाहित लोग। या फिर युद्ध के समय। युद्ध के समय क्या होता है? लोग देश के लिए एकजुट हो जाते हैं, राष्ट्रीय एकता बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, सामाजिक एकीकरण बढ़ जाता है, लोग एक साझा उद्देश्य के लिए जुड़ जाते हैं। और दुर्खीम ने पाया कि युद्ध काल में आत्महत्या की दरें कम हो जाती हैं। कमाल है। मतलब आत्महत्या जैसा चुड़ांत व्यक्तिगत लगने वाला कदम भी समाज से, हमारे रिश्ते की डोर से, हमारे जुड़ाव से बंधा हुआ है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। इट ब्लोज माई माइंड। यस, हाँ, ये दुर्खीम के अध्ययन की सबसे बड़ी देन थी। ये दिखाना कि कैसे गहन रूप से व्यक्तिगत लगने वाले कार्य भी सामाजिक शक्तियों द्वारा आकारित होते हैं। हमारी निजी जिंदगी समाज से अलग नहीं है। और ये पैटर्न सिर्फ डिप्रेशन या आत्महत्या तक ही सीमित नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल। किताब आगे हत्या और अपराध, होमोसाइड एंड क्राइम की भी बात करती है। हाँ, बिल्कुल। अपराध भी तो लगता है कि किसी व्यक्ति की बुरी नीयत या मानसिक स्थिति का नतीजा है, वो क्रिमिनल है। हाँ, हम लेबल लगा देते हैं। लेकिन आंकड़े यहाँ भी कुछ और कहानी कहते हैं। किताब में एक नक्शा दिया गया है, फिगर A.1, जो दुनिया के विभिन्न देशों में हत्या की दरों को दिखाता है। और उसमें क्या दिखता है? जमीन आसमान का फर्क।
एक तरफ अल सल्वाडोर, होंडुरास जैसे देश है जहां हत्या दरें बहुत ऊंची हैं। अल सल्वाडोर में तो प्रति 1 लाख लोगों पर 60 से भी ज्यादा हत्याएं, 60 से ज्यादा। बाप रे। और दूसरी तरफ आइसलैंड, जापान, सिंगापुर, मोनाको जैसे देश हैं जहां ये दरें लगभग 0 के करीब हैं, 1 प्रति लाख से भी कम। 60 और 1, इतना ज्यादा अंतर? ये सिर्फ अलग अलग देशों में बुरे लोगों की संख्या में अंतर से तो नहीं समझाया जा सकता। ये तो असंभव है। बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत प्रेरणाएं जरूरी हैं, पर वो पूरी तस्वीर नहीं बताती। समाजशास्त्री यहाँ भी सामाजिक कारकों को देखते हैं। एक नाम याद रखिए, जेम्स गिलिगन। जेम्स गिलिगन, ठीक है। जेम्स गिलिगन तर्क देते हैं कि हत्या की दरें अक्सर समाज में मौजूद असमानता के स्तर से जुड़ी होती हैं। असमानता से कैसे? उनका कहना है कि जिन समाजों में शर्मिंदगी, शेम और अपमान, ह्यूमिलिएशन की भावनाएं ज्यादा होती हैं, खासकर आर्थिक असमानता और सामाजिक तिरस्कार के कारण, वहां हिंसा की दरें बढ़ जाती हैं। जब लोगों को लगता है कि उनका कोई सम्मान नहीं है, उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है, तो वो हिंसा का सहारा ले सकते हैं अपनी इज्जत बचाने या बदला लेने के लिए। अच्छा, मतलब गरीबी या गैर बराबरी लोगों को हिंसा की ओर धकेल सकती है, ये एक फैक्टर हो सकता है। हाँ, ये एक मजबूत तर्क है। ओके। और सिर्फ गिलिगन ही नहीं, UNODC यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC की रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है। वो क्या कहती है? UNODC का निष्कर्ष है कि जिन देशों में मानव विकास का स्तर कम, लो ह्यूमन डेवलपमेंट और आय असमानता का स्तर ज्यादा, हाई इनकम इनइक्वालिटी है, वहाँ हत्या की दरें ज्यादा होती हैं। ये कनेक्शन बार बार देखा गया है। असमानता हिंसा को बढ़ावा देती है। इसके अलावा और क्या कारक हो सकते हैं इन अंतरों के पीछे? कई और कारक भी हैं, जैसे किसी देश में अगर गृह युद्ध चल रहा हो, जैसे सीरिया में, या बड़े राजनीतिक संघर्ष हो, जैसे अरब स्प्रिंग के दौरान कुछ देशों में हुआ, तो वहाँ भी हिंसा और हत्याएं बढ़ जाती हैं। ये भी सच है कि कुछ हत्यारे गंभीर मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं, जैसा रॉबर्ट कॉटन ने 2004 में बताया। हाँ, कुछ केस तो ऐसे होते हैं, लेकिन ये अपवाद हैं, नियम नहीं। पूरी कहानी इससे नहीं बनती। आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि ज्यादातर हिंसक अपराध पुरुषों द्वारा किए जाते हैं महिलाओं की तुलना में। ये भी एक पैटर्न है। कमजोर तबके। तो अपराध के आंकड़े भी समाज की बनावट, उसकी समस्याओं, उसकी दरारों की ओर इशारा करते हैं। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। बिल्कुल, ये आंकड़े हमें अपने समाज के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं कुछ गहरी गड़बड़ तो नहीं। ये है सामाजिक परिप्रेक्ष्य, व्यक्तिगत घटनाओं के पीछे छिपे सामाजिक पैटर्न और संरचनाओं को देखना। और ये पैटर्न बनते कैसे हैं? समाज काम कैसे करता है? यहीं पर संस्कृति, कल्चर और समाज में मौजूद असमानता, इनइक्वालिटी की भूमिका आती है ना? हाँ, किताब का अगला सेक्शन इसी पर है, कल्चर, इनइक्वालिटी एंड सोसाइटी। पहले संस्कृति की बात करते हैं। संस्कृति क्या है? ये शब्द तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, भारतीय संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, पर मतलब क्या है इसका समाज शास्त्र में? देखिए, संस्कृति किसी भी समाज की जीवन शैली है, उसका वे ऑफ लाइफ है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो हम सीखते हैं, जो हमें विरासत में मिलता है, लेकिन जैविक रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से। हमारी भाषा, हमारे मूल्य, वैल्यूज, क्या सही है, क्या गलत, क्या महत्वपूर्ण है। हमारे विश्वास। हाँ, हमारे विश्वास, हमारे रीति रिवाज, कस्टम्स, हमारे रहन सहन के तरीके, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, हमारी कला, हमारा संगीत, हमारा साहित्य, हमारा ज्ञान, हमारी तकनीक, ये सब मिलकर संस्कृति बनाते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाई जाती है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि किसी समाज के लोगों के व्यवहार को समझना है तो उसकी संस्कृति को समझना जरूरी है। संस्कृति ही हमें बताती है कि किस स्थिति में कैसे व्यवहार करना है, क्या उम्मीद की जाती है। ये हमारे विचारों और क्रियाओं को दिशा देती है। और इसी संस्कृति से हमारी पहचान भी जुड़ी होती है ना? सोशल ग्रुप्स एंड आइडेंटिटी। हाँ बिल्कुल, संस्कृति हमें पहचान देती है, बताती है कि हम कौन हैं और हम दूसरों से कैसे अलग हैं। और अक्सर ये पहचान सामाजिक समूहों, सोशल ग्रुप से जुड़ी होती है जिनसे हम जुड़े होते हैं। जैसे हर समाज में विभिन्न समूह होते हैं जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति या उप संस्कृति, सब कल्चर हो सकती है। जैसे युवाओं के बीच अलग अलग उप संस्कृतियाँ हो सकती हैं, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल अलग हो सकता है, उनकी बोलचाल, स्लैंग अलग हो सकती है, उनका म्यूजिक टेस्ट अलग हो सकता है। ये उपसंस्कृति उन्हें अपनेपन का एहसास कराती है, एक पहचान देती है। अच्छा,
और इसी तरह राष्ट्रीय या नेशनल या एथनिक पहचान भी होती है। सही कहा। लोग खुद को ब्रिटिश, भारतीय, पाकिस्तानी, नाइजीरियाई आदि के रूप में देखते हैं। ये पहचानें अक्सर साझा भाषा, धर्म, इतिहास और अनुभवों से बनती हैं। ये हमें बताती हैं कि हम किस बड़े समूह का हिस्सा हैं। पर ये पहचानें स्थिर नहीं होती, बदल भी सकती हैं। हाँ, ये बदल सकती हैं, खासकर जब लोग एक देश से दूसरे देश में प्रवास करते हैं। किताब में उदाहरण दिया है कि कैसे स्पेनिश बोलने वाले अप्रवासी अमेरिका जाकर अंग्रेजी सीख सकते हैं और धीरे धीरे अमेरिकी समाज का हिस्सा बन सकते हैं। उनकी पहचान में बदलाव आ सकता है, लेकिन साथ ही वो अपनी स्पेनिश जड़ों से भी जुड़े रह सकते हैं। पहचान का मामला बहुत जटिल और लेयर्ड होता है। तो संस्कृति और पहचान एक तरफ, दूसरी तरफ समाज में एक और बड़ी सच्चाई है असमानता, इनइक्वालिटी एंड सोशल डिविजन्स। इसका क्या मतलब है समाजशास्त्र में? असमानता का सीधा सा मतलब है समाज में मूल्यवान संसाधनों तक असमान पहुंच। अनइक्वल एक्सेस। हाँ। संसाधन मतलब सिर्फ पैसा नहीं, संसाधन कुछ भी हो सकता है जो समाज में महत्वपूर्ण माना जाता है। पैसा और संपत्ति तो है ही, लेकिन साथ में शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर, अच्छे अवसर, अपॉर्चुनिटीज, सामाजिक सम्मान, सोशल स्टेटस और शक्ति, पावर भी। शक्ति, पावर, इसका क्या मतलब है यहाँ? शक्ति यानी दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता, चाहे वो चाहें या ना चाहें। जिनके पास शक्ति होती है वो नियम बना सकते हैं, फैसले ले सकते हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। जैसे किताब में अमेरिकी राष्ट्रपति का उदाहरण दिया है, उनके पास बहुत शक्ति है। और धन और आय, वेल्थ एंड इनकम, ये तो असमानता का सबसे स्पष्ट रूप है। बिल्कुल। धन यानी आपकी कुल संपत्ति, मकान, जमीन, बैंक बैलेंस, शेयर्स वगैरह। और आय यानी आपकी नियमित कमाई, सैलरी, मजदूरी, मुनाफा। इन दोनों का वितरण समाज में बहुत असमान होता है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा होता है और बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम। हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। ऑक्सफैम जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स अक्सर बताती हैं कि दुनिया के चंद अमीरों के पास दुनिया की आधी आबादी से ज्यादा संपत्ति है। ये असमानता क्यों है? समाजशास्त्री इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सही। और वो देखते हैं कि ये असमानता किन आधारों पर समाज में विभाजन पैदा करती है। किताब में कुछ मुख्य सामाजिक विभाजनों का जिक्र है। पहला है सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास। हाँ, आधुनिक पश्चिमी समाजों में और काफी हद तक भारतीय समाज में भी सामाजिक वर्ग को असमानता का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। ये बनता कैसे है? ये मुख्य रूप से आर्थिक मतभेदों से पैदा होता है। आपकी नौकरी का प्रकार, आपकी आय का स्तर, आपकी संपत्ति के आधार पर मोटे तौर पर समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग या श्रमिक वर्ग। और इन वर्गों में फर्क सिर्फ पैसे का होता है? नहीं, सिर्फ पैसे का नहीं, उनकी जीवन शैलियों में भी फर्क होता है। उनके रहने का तरीका, उनके शौक, वो छुट्टियां कहाँ बिताते हैं, उनके बच्चों को कैसी शिक्षा मिलती है, उनके स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, यहाँ तक कि उनकी उम्र भी औसतन अलग हो सकती है। वर्ग का प्रभाव जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। यहाँ पर शायद मार्क्सवादी सिद्धांत का जिक्र करना जरूरी है, जो वर्ग संघर्ष को समाज के केंद्र में रखता है। हम इस पर बाद में विस्तार से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। दूसरा मुख्य विभाजन किताब बताती है लिंग, जेंडर। जेंडर यानी पुरुष और महिला के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित अंतर और उनसे जुड़ी असमानताएं। ऐतिहासिक रूप से लगभग हर समाज में पुरुषों का दबदबा रहा है और महिलाओं को कम अधिकार और अवसर मिले हैं। इस व्यवस्था को पितृसत्ता या पेट्रियार्की कहते हैं। पितृसत्ता, पेट्रियार्की। हाँ, यानी पुरुषों का शासन। हालांकि पिछले कुछ दशकों में खासकर नारीवादी आंदोलनों के कारण महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। जैसे शिक्षा में, रोजगार में। हाँ, शिक्षा, रोजगार, कानूनी अधिकारों में। लेकिन असमानता अभी भी बनी हुई है। अब देखिए, राजनीति में, बड़ी कंपनियों के बोर्डरूम में या ऊंचे अभिजात पदों, एलीट पोजीशंस पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी पुरुषों से काफी कम है। हाँ, ये बात तो है। ग्लास सीलिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और पारंपरिक लिंग भूमिकाएं, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स की मर्द ये काम करेंगे, औरतें ये काम करेंगी, अभी भी लोगों की सोच और व्यवहार को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। यहाँ पर नारीवादी दृष्टिकोण, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। जरूर। तीसरा विभाजन है जातीय समूह, एथनिक ग्रुप्स।
जातीय समूह ऐसे लोगों का समूह होता है जिनकी एक साझा संस्कृति, शेयर्ड कल्चर होती है, जिसमें भाषा, धर्म, इतिहास, रीति रिवाज, राष्ट्रीय मूल, नेशनल ओरिजिन जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। ये नस्ल से अलग है, जो अक्सर शारीरिक विशेषताओं जैसे त्वचा का रंग पर आधारित मानी जाती है। हालांकि व्यवहार में ये दोनों चीजें अक्सर गूंथी हुई होती हैं। और इसमें असमानता कैसे आती है? कई समाजों में जातीय अल्पसंख्यक समूहों, एथनिक माइनॉरिटीज को बहुसंख्यक समूह द्वारा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन और असमानता का सामना करना पड़ता है। उन्हें शिक्षा, रोजगार, आवास, न्याय पाने में ज्यादा मुश्किलें आती हैं। उनके साथ पूर्वाग्रह रखा जाता है। किताब ब्रिटेन का उदाहरण देती है शायद। हाँ, ब्रिटेन का उदाहरण है, जहाँ चीनी या भारतीय मूल के लोगों की औसत आर्थिक स्थिति अक्सर बांग्लादेशी या पाकिस्तानी मूल के लोगों से बेहतर पाई गई है। इसके कई जटिल सामाजिक और ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं। भारत में हम जाति को इसी तरह के एक बहुत गहरे ऐतिहासिक और क्रूर विभाजन के रूप में देख सकते हैं, जो जन्म पर आधारित है और जिसने सदियों तक असमानता और शोषण को संस्थागत रूप दिया है। सही कहा। जाति व्यवस्था तो भारतीय समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। अच्छा, चौथा विभाजन बताया गया है आयु। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। उम्र के आधार पर कैसे असमानता, बूढ़े और बच्चे। ये दिलचस्प है ना? देखिए, अलग अलग समाजों में उम्र के आधार पर हैसियत और शक्ति अलग अलग रही है। कई पूर्व औद्योगिक समाजों में, जैसे कि किताब में अपाचे इंडियंस का उदाहरण दिया गया है, बुजुर्गों का बहुत सम्मान था। उन्हें ज्ञानी और अनुभवी माना जाता था और समाज में उनका ऊंचा स्थान था। उनके पास अधिकार थे। और आधुनिक समाजों में? आधुनिक औद्योगिक समाजों में अक्सर तस्वीर उल्टी दिखती है। यहाँ युवाओं और काम करने वाली उम्र के वयस्कों, अडल्ट्स इन एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि बच्चों और बूढ़े लोगों को अक्सर हाशिए पर धकेल दिया जाता है। उन्हें अनुत्पादक, अनप्रोडक्टिव या दूसरों पर निर्भर, डिपेंडेंट माना जाता है। उनकी आवाज़, उनके विचार, उनकी ज़रूरतें अक्सर अनसुनी कर दी जाती हैं। उन्हें एजिज्म यानी उम्र आधारित भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। सचमुच, ये तो हमने महसूस भी किया है अपने आसपास। बच्चों की कौन सुनता है, बूढ़ों की कौन सुनता है। बिल्कुल, तो उम्र भी असमानता का एक आधार बन जाती है। इसके अलावा और भी विभाजन हो सकते हैं? हाँ, कई और हो सकते हैं। किताब में धर्म के आधार पर विभाजन का उल्लेख है। विकलांगता, डिसेबिलिटी के आधार पर भेदभाव और असमानता होती है। कामुकता, सेक्सुअलिटी के आधार पर, जैसे LGBTQ+ समुदाय को भेदभाव झेलना पड़ता है। क्षेत्र के आधार पर भी असमानता हो सकती है, जैसे किसी देश के पिछड़े और विकसित इलाकों के बीच। मतलब समाज कई तरह से बटा हुआ है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये विभाजन अकेले काम नहीं करते। ये अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। हाँ, मतलब किसी व्यक्ति की स्थिति इन विभिन्न विभाजनों के मेल से तय होती है। जैसे एक गरीब दलित ग्रामीण महिला की स्थिति एक अमीर सवर्ण शहरी पुरुष से बहुत अलग होगी। उसके अनुभव सिर्फ उसके लिंग या सिर्फ उसकी जाति या सिर्फ उसके वर्ग से तय नहीं होंगे, बल्कि इन सब के एक साथ आने से तय होंगे। इसे समाजशास्त्री इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की असमानताओं का एक दूसरे से गुंथा होना। इंटरसेक्शनैलिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। हाँ, और ये सभी विभाजन, ये असमानताएं अक्सर समाज में तनाव, हितों का टकराव और संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट को भी जन्म देते हैं। ये समझना कि समाज कैसे बंटा हुआ है, ये तो समाजशास्त्र की समझ के लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं कि समाज समय के साथ बदला कैसे है। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। समाजशास्त्री समाजों को कैसे वर्गीकृत करते हैं, हिस्टोरिकली। हाँ, समाज हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। समाजशास्त्री समाजों के विकास को समझने के लिए उन्हें अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं, उनके मुख्य आधार जैसे अर्थव्यवस्था, तकनीक के अनुसार। सबसे पहला और सरलतम रूप जो हजारों सालों तक चला वो था शिकारी संग्राहक समाज, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज। अच्छा, वो आदि मानव टाइप जो गुफाओं में रहते थे। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। ये बहुत छोटे समूह होते थे, अक्सर 50 लोगों से भी कम। इनका जीवन यापन शिकार करने और जंगलों से कंदमूल, फल, पत्तियां आदि इकट्ठा करने, गैदरिंग पर निर्भर था। और इनका सामाजिक जीवन कैसा था? बहुत सरल। इनके पास कोई स्थायी घर नहीं होता था। भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, नोमैडिक। निजी संपत्ति
प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लगभग नहीं के बराबर था। जो भी संसाधन मिलते थे वो आमतौर पर आपस में बांटे जाते थे, इसलिए इनमें सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी भी बहुत कम थी। ज्यादा ऊंच नीच नहीं थी। आज भी हैं ऐसे समाज? आज ऐसे समाज लगभग विलुप्त हो चुके हैं। औद्योगिकरण और आधुनिकता ने इन्हें खत्म कर दिया। हालांकि अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में, बुशमैन या न्यू गिनी के कुछ दूर दराज इलाकों में शायद अब भी कुछ ऐसे समूह मिल जाएं, लेकिन बहुत कम। इसके बाद क्या बदलाव आया? इसके बाद लगभग 20,000 साल पहले मानव इतिहास में 2 बड़े बदलाव आए, जिनसे नए तरह के समाज विकसित हुए। एक थे चारागाह समाज, पैस्टोरल सोसाइटीज, और दूसरे थे कृषक समाज, एग्रेरियन सोसाइटीज। चारागाह और कृषक, इनमें क्या फर्क था? चारागाह समाज वो थे जिन्होंने जानवरों को पालतू बनाना सीखा, भेड़, बकरी, गाय, ऊंट पालना। उनका जीवन मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर था। ये अक्सर अर्ध खाना बदोश होते थे, क्योंकि उन्हें अपने जानवरों के लिए चारे और पानी की तलाश में घूमना पड़ता था। और कृषक समाज? कृषक समाज वो थे जिन्होंने खेती करना सीखा, जमीन जोतकर फसलें उगाना। खेती के कारण एक बड़ा बदलाव आया। लोग एक जगह स्थायी रूप से बसने लगे, परमानेंट सेटलमेंट्स, गांव बसे। और खेती से तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया होगा। शिकारी संग्राहक समाज से तो बिल्कुल अलग हो गया होगा। बिल्कुल। खेती से भोजन का उत्पादन बहुत बढ़ गया। जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, जिसे सरप्लस कहते हैं। इस सरप्लस ने कई चीजें संभव की। जैसे आबादी बढ़ी, बड़े गांव और फिर शहर बसना संभव हुआ। अब हर किसी को भोजन उगाने की जरूरत नहीं थी, तो कुछ लोग दूसरे काम करने लगे। कारीगर, व्यापारी, सैनिक, पुजारी, शासक, यानी श्रम का विभाजन हुआ। और संपत्ति असमानता? हाँ, संपत्ति का विचार बहुत मजबूत हुआ। जमीन सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति बन गई और जमीन पर निजी मालिकाना हक स्थापित हुआ। यहीं से बड़े पैमाने पर सामाजिक असमानता और स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की शुरुआत हुई। समाज विभिन्न वर्गों या जातियों में बंट गया। शासक वर्ग उभरा, जिसके पास ज्यादा शक्ति और संपत्ति थी। पुजारी वर्ग, योद्धा वर्ग, और सबसे बड़ा वर्ग किसानों और मजदूरों का। ये समाज शिकारी संग्राहक समाजों से कहीं ज्यादा जटिल और अजमान थे। किताब रवांडा का उदाहरण देती है कि वहां 2007 में 80% आबादी कृषि में लगी थी। हाँ, ये दिखाता है कि कृषक समाज आज भी दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद हैं, खासकर विकासशील देशों में। हालांकि उनका रूप आधुनिक प्रभावों के कारण बदल गया है। इन पूर्व आधुनिक समाजों, प्री मॉडर्न सोसाइटीज, शिकारी संग्राहक, चारागाह, कृषक के बाद आया आधुनिक समाज, मॉडर्निटी का दौर। ये कब और कैसे शुरू हुआ यूरोप में? आधुनिकता का उदय यूरोप में लगभग 17वीं-18वीं शताब्दी से माना जाता है। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि कई बड़ी घटनाओं और प्रक्रियाओं का नतीजा था। कौन सी घटनाएं? सबसे प्रमुख थी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो 18वीं सदी में ब्रिटेन से शुरू हुई। नई मशीनें आईं, फैक्ट्रियां लगीं, उत्पादन का तरीका पूरी तरह बदल गया। लोग बड़े पैमाने पर गांवों से शहरों की ओर काम की तलाश में आए। इसे शहरीकरण कहते हैं। और राजनीतिक बदलाव भी हुए? हाँ, बड़ी राजनीतिक क्रांतियां हुई, जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, और उससे पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 में। इन क्रांतियों ने राजशाही, मोनार्की और सामंती व्यवस्था को चुनौती दी। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी और नागरिक अधिकारों, सिटीजन राइट्स के विचार फैले। और इन सब के पीछे कोई वैचारिक बदलाव भी था? बिल्कुल। इन सब के पीछे था ज्ञानोदय का दौर। ये 17वीं-18वीं सदी का एक बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने तर्क, रीजन, विज्ञान, साइंस और मानव प्रगति, ह्यूमन प्रोग्रेस में गहरा विश्वास जगाया। ज्ञानोदय के विचारकों ने परंपरा और धर्म के बजाय तर्क और अनुभव पर जोर दिया। तो इन सब बदलावों से जो समाज बना वही आधुनिक समाज है? हाँ। उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? हाँ, आधुनिक समाज की मुख्य विशेषताएं हैं औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन, तर्कसंगत सोच पर जोर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गहरा विश्वास, धर्म का प्रभाव कम होना, सेक्युलराइजेशन, बड़े पैमाने पर नौकरशाही का विकास, लोकतंत्र का उदय, हालांकि हमेशा नहीं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व और व्यक्तिवाद का बढ़ना, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता और पसंद को ज्यादा महत्व देना। और समाजशास्त्र का जन्म भी इसी दौर में हुआ। समाजशास्त्र का जन्म ही आधुनिकता के इस उथल पुथल को, इन बदलावों को समझने की कोशिश के रूप में हुआ।
शुरुआती समाजशास्त्री जैसे ऑगस्ट कॉम्ट, एमिल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ये सब आधुनिक समाज को ही समझने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि जैसे विज्ञान ने प्रकृति के रहस्यों को खोला है, वैसे ही समाज के नियमों को भी समझा जा सकता है और शायद समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन क्या हम आज भी उसी आधुनिक दौर में जी रहे हैं? किताब में उत्तर आधुनिकता का भी जिक्र है, ये क्या चीज है? ये एक बहुत बड़ा और विवादास्पद सवाल है समाजशास्त्र में। कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि लगभग 1970 के दशक के बाद से खासकर पश्चिमी समाजों में एक नया दौर शुरू हुआ है जिसे उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निटी कहा जा सकता है। ये आधुनिकता से आगे का दौर है या शायद आधुनिकता का ही एक बदला हुआ रूप है। इसमें नया क्या है? ये आधुनिकता से अलग कैसे है? चेष्टा है आधुनिकता के बड़े विचारों और विश्वासों पर संदेह। आधुनिकता का विश्वास था प्रगति में, विज्ञान में, तर्क में, बड़े सिद्धांतों जैसे मार्क्सवाद या उदारवाद में जो दुनिया को समझा सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। उत्तर आधुनिकता इन सब पर सवाल उठाती है। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि विश्वास कम हो गया? लोगों ने देखा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने तरक्की तो दी, लेकिन साथ में समस्याएं भी खड़ी की, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, परमाणु युद्ध का खतरा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अमानवीय स्थितियां, बड़े संस्थान जैसे सरकार, राजनीतिक दल या बड़े कॉरपोरेशंस अक्सर नौकरशाही और भ्रष्टाचार का शिकार हो जाते हैं। लोगों का उन पर से भरोसा उठता है। 2 विश्व युद्धों ने प्रगति के विचार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो उत्तर आधुनिकता एक तरह से मोहभंग का दौर है, डिसइल्यूजनमेंट। कुछ हद तक कह सकते हैं। उत्तर आधुनिक विचारक मानते हैं कि अब कोई एक महान सत्य या बड़ा सिद्धांत, ग्रैंड नैरेटिव नहीं बचा है जो सब कुछ समझा सके। समाज ज़्यादा खंडित हो गया है, संस्कृति ज़्यादा विविधतापूर्ण हो गई है, पहचानें ज़्यादा अस्थिर, फ्लूइड और बदलने वाली हो गई हैं। प्रगति का विचार ही सवालों के घेरे में है। हम इस पर बाद में सिद्धांतों की चर्चा में और विस्तार से बात करेंगे। ये तो समाज के विकास की एक लंबी और फैसिनेटिंग कहानी है, शिकारी संग्राहक से उत्तर आधुनिक तक। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद श्रोताओं को सबसे ज्यादा इंतजार होगा, समाज के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ सोसाइटी। इतने सारे नाम हैं, फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इंटरैक्शनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। पहले तो ये बताइए कि सिद्धांत इतने जरूरी क्यों हैं? इनके बिना काम नहीं चल सकता? देखिए, समाज एक बहुत ही जटिल चीज है। इसमें अनगिनत लोग हैं, उनके अनगिनत रिश्ते हैं, संस्थाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं। अगर हम बिना किसी नजरिए के से देखने जाएंगे तो सब कुछ गड्डर मड्डर लगेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, जैसे बिना नक्शे के किसी बड़े शहर में घूमना। बिल्कुल। सिद्धांत हमें वही नक्शा, वही फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। वो हमें बताते हैं कि समाज के विभिन्न हिस्से कैसे जुड़े हैं, समाज में व्यवस्था, ऑर्डर कैसे बनी रहती है, या समाज में संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है और समाज बदलता क्यों है। सिद्धांत हमें महत्वपूर्ण सवालों पर फोकस करने में मदद करते हैं। तो ये दुनिया को देखने के अलग अलग लेंस या चश्मे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये अलग अलग लेंस हैं। हर लेंस कुछ चीज़ों को बहुत साफ दिखाता है, उन्हें फोकस में लाता है, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ दूसरी चीज़ों को धुंधला कर दे या नज़रअंदाज कर दे। इसलिए किसी एक सिद्धांत को अंतिम सत्य मान लेना ठीक नहीं है। हमें विभिन्न सिद्धांतों को समझना चाहिए ताकि हम समाज की एक ज़्यादा मुकम्मल, ज़्यादा नुआंस तस्वीर बना सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म की। ये क्या कहता है? इसका मूल विचार क्या है? प्रकार्यवाद, जिसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी कहते हैं, समाज को एक सिस्टम की तरह देखता है। इसकी सबसे अच्छी एनालॉजी है एक जीवित शरीर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। शरीर मतलब जैसे हमारा बॉडी। हाँ, जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, दिल, फेफड़े, दिमाग, हाथ, पैर, और हर अंग शरीर को जीवित और स्वस्थ रखने के लिए अपना एक खास काम, फंक्शन करता है ना? हाँ बिल्कुल, दिल खून पंप करता है, फेफड़े सांस लेते हैं। एग्जैक्टली। वैसे ही प्रकार्यवादी मानते हैं कि समाज के भी अलग अलग हिस्से या उप प्रणालियां, सब सिस्टम्स या संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे परिवार, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, कानून, और हर संस्था समाज रूपी शरीर को बनाए रखने और उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य करती है। अच्छा, ये एनोलॉजी तो समझने में बहुत आसान है। शरीर के अंग जैसे समाज की संस्थाएं।
तो ये संस्थाएं मिलकर समाज की संरचना बनाती हैं, स्ट्रक्चर। हाँ, ये संस्थाएं समाज की संरचना, स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये संरचना नियमों, नॉर्म्स, भूमिकाओं, रोल्स, मूल्यों, वैल्यूज और इन संस्थाओं के बीच के आपसी संबंधों से बनी होती हैं। जैसे परिवार एक संस्था है, उसमें पति पत्नी, माता पिता, बच्चों की भूमिकाएं होती हैं। कुछ नियम होते हैं कि उन्हें कैसे व्यवहार करना है, क्या अपेक्षित है। स्कूल एक और संस्था है जहां टीचर और स्टूडेंट की भूमिकाएं और नियम होते हैं। ये सब मिलकर समाज का ढांचा बनाते हैं। और हर संस्था का एक प्रकार्य होता है, समाज के लिए कुछ करती है वो। जैसे परिवार का क्या कार्य है? प्रकार्यवादियों के अनुसार हर संस्था समाज की किसी न किसी जरूरत को पूरा करती है, तभी वो बनी रहती है। जैसे परिवार का एक मुख्य कार्य है बच्चों का समाजीकरण। समाजीकरण मतलब बच्चों को समाज के नियम, कायदे, मूल्य, भाषा, संस्कृति सिखाना, ताकि वो समाज के जिम्मेदार और कार्यकारी सदस्य बन सकें। परिवार इसके अलावा यौन संबंधों को नियमित करने, भावनात्मक सहारा देने और नई पीढ़ी पैदा करने, रिप्रोडक्शन का काम भी करता है। और शिक्षा व्यवस्था का क्या कार्य है? शिक्षा व्यवस्था का कार्य है लोगों को ज्ञान और कौशल देना, नॉलेज एंड स्किल्स, जो समाज और अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं। साथ ही ये समाजीकरण में भी मदद करती है, बच्चों को अनुशासन सिखाती है, देशभक्ति की भावना जगाती है। इसी तरह अर्थव्यवस्था का कार्य है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करना। राजनीतिक व्यवस्था का कार्य है कानून बनाना, लागू करना और समाज की रक्षा करना। तो हर चीज का कोई ना कोई फंक्शन है समाज को चलाने के लिए। क्या समाज के जीवित रहने के लिए कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, बेसिक नीड्स? हाँ, प्रकार्यवादी इन्हें प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं कहते हैं। मतलब वो बुनियादी जरूरतें जो हर समाज को पूरी करनी ही होती हैं ताकि वो बना रह सके, उसका अस्तित्व कायम रह सके। जैसे भोजन और आश्रय की व्यवस्था करना, लक्ष्य निर्धारण करना और उन्हें प्राप्त करना, समाज के विभिन्न हिस्सों को ऑर्गेनाइज करना और सदस्यों में मूल्यों और प्रेरणा को बनाए रखना। टैलकट पार्सन्स जैसे विचारकों ने इस पर काफी काम किया है। टैलकट पार्सन्स, ठीक है। अब एक सवाल, अगर समाज के इतने सारे हिस्से हैं, इतने सारे लोग हैं, तो समाज में व्यवस्था और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी कैसे बनी रहती है? लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं होता हर वक्त? सब कुछ अस्त व्यस्त क्यों नहीं हो जाता? ये प्रकार्यवाद का एक बहुत ही केंद्रीय सवाल है और इसका जवाब वो देते हैं मूल्य सहमति यानी वैल्यू कंसेंसस के कॉन्सेप्ट से। वैल्यू कंसेंसस, मूल्य सहमति। हाँ, इसका मतलब है कि समाज के ज्यादातर सदस्य कुछ बुनियादी मूल्यों, कोर वैल्यूज और विश्वासों पर मोटे तौर पर सहमत होते हैं, उन्हें सही और ज़रूरी मानते हैं। जैसे हमारे समाज में शायद लोकतंत्र में विश्वास, मेहनत का सम्मान, परिवार का महत्व, कानून का पालन करना, ये कुछ साझा मूल्य हो सकते हैं। और ये साझा मूल्य क्या करते हैं? ये साझा मूल्य लोगों को एक साथ बांधते हैं। ये उन्हें एक नैतिक दिशा देते हैं, बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, क्या अच्छा है, क्या बुरा। ये सामाजिक एकजुटता पैदा करते हैं। लोग नियमों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये नियम सही और ज़रूरी हैं, क्योंकि ये उनके साझा मूल्यों पर आधारित है। इसी मूल्य सहमति से समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनी रहती है। तो फंक्शनलिज्म का मेन फोकस समाज में एकता, सहमति और स्थिरता पर है। हाँ, बिल्कुल। ये देखता है कि समाज के विभिन्न हिस्से कैसे मिलकर काम करते हैं, इंटीग्रेशन और व्यवस्था बनाए रखते हैं। ये संघर्ष या विभाजन को ज्यादा महत्व नहीं देता। अगर संघर्ष होता भी है तो उसे व्यवस्था में एक अस्थायी गड़बड़ी या डिस्फंक्शन की तरह देखा जाता है, जिसे ठीक किया जा सकता है ताकि सिस्टम वापस संतुलन में आ जाए। इसकी आलोचना भी होती होगी। हाँ, प्रकार्यवाद की काफी आलोचना होती है। सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये समाज में मौजूद संघर्ष, असमानता और सत्ता के खेल को नजरअंदाज करता है या कम आंकता है। ये मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने, स्टेटस को का पक्ष लेता हुआ लगता है। ये बदलाव सोशल चेंज को ठीक से नहीं समझ पाता। ये ज्यादा आशावादी तस्वीर पेश करता है। ठीक है, तो ये था प्रकार्यवाद जो सहमति पर जोर देता है। अब चलते हैं बिल्कुल विपरीत छोर पर, संघर्ष के सिद्धांत पर, और इसमें सबसे बड़ा नाम है मार्क्सवाद। हाँ, मार्क्सवाद। इसके संस्थापक थे कार्ल मार्क्स। नाम और साल फिर से दोहराना जरूरी है। कार्ल मार्क्स 1818 से
1883 तक, 1883। कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्सवाद का मूल विचार क्या है? ये समाज को कैसे देखता है? मार्क्सवाद का मूल विचार प्रकार्यवाद के बिल्कुल विपरीत है। ये मानता है कि समाज सहमति या एकता पर नहीं, बल्कि निरंतर संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट पर आधारित है। समाज का इतिहास ही वर्ग संघर्ष का इतिहास है। संघर्ष किसके बीच? ये संघर्ष मुख्य रूप से आर्थिक वर्गों, इकोनॉमिक क्लासेस के बीच होता है। उन वर्गों के बीच जिनके हित एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कौन से वर्ग और उनके हित विपरीत कैसे होते हैं? मार्क्स ने अपने समय के पूंजीवादी समाज, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का विश्लेषण किया और उसमें दो मुख्य वर्गों की पहचान की। पहला, पूंजीपति वर्ग, बोर्जुआजी। ये वो लोग हैं जिनके पास उत्पादन के साधनों का मालिकाना हक होता है। उत्पादन के साधन मतलब वो चीजें जिनसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जैसे फैक्ट्री, मशीनें, कच्चा माल, जमीन। पूंजीपति इन चीजों के मालिक होते हैं। और दूसरा वर्ग? दूसरा मुख्य वर्ग है सर्वहारा वर्ग, प्रोलेटेरिएट, यानी मजदूर वर्ग। इनके पास उत्पादन के साधन नहीं होते। उनके पास बेचने के लिए सिर्फ एक चीज होती है, अपनी श्रम शक्ति, लेबर पावर, यानी काम करने की क्षमता। वो पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं और बदले में मजदूरी पाते हैं। तो इनके बीच संघर्ष क्यों होता है, बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट के बीच? मार्क्स के अनुसार इन दोनों वर्गों के हित बुनियादी तौर पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं। पूंजीपति का हित होता है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, और मुनाफा बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि मजदूरों को कम से कम मजदूरी दे और उनसे ज्यादा काम ले, ज्यादा घंटे काम करवाए, काम की रफ्तार तेज रखे। और मजदूर का हित क्या होगा? मजदूर का हित इसके विपरीत होगा। वो चाहेगा कि उसे बेहतर मजदूरी मिले, काम के घंटे कम हो, काम करने की स्थितियां सुरक्षित और मानवीय हों। तो दोनों के हितों में सीधा टकराव है। और मार्क्स का मानना था कि पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता है। हाँ, शोषण मार्क्सवाद का एक केंद्रीय कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लॉयटेशन। ये शोषण होता कैसे? मतलब मजदूर को तो काम के बदले पैसा मिलता है, फिर शोषण कहाँ हुआ? मार्क्स का तर्क थोड़ा गहरा है। वो कहते हैं कि मजदूर अपनी मेहनत से जितना मूल्य पैदा करता है, यानी जितनी कीमत का सामान बनाता है, उसे मजदूरी के रूप में उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही मिलता है। ये हिस्सा बस इतना होता है कि मजदूर जिंदा रह सके और अगले दिन फिर काम पर आ सके। तो बाकी का मूल्य कहाँ जाता है? बाकी का बचा हुआ मूल्य, जिसे मार्क्स अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू कहते हैं, वो पूंजीपति मुनाफे के रूप में अपनी जेब में रख लेता है। मजदूर ने पैदा किया लेकिन मिला पूंजीपति को। यही शोषण है। मजदूर को लगता है कि उसे उसके पूरे काम का पैसा मिल रहा है, लेकिन असल में उसके श्रम का एक बड़ा हिस्सा बिना भुगतान के अनपेड लेबर पूंजीपति के पास जा रहा है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा क्रांतिकारी विचार है। लेकिन अगर ये शोषण इतना खुला है तो मजदूर इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? ये पूंजीवादी व्यवस्था चलती कैसे रहती है? लोग इसे मान क्यों लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर मार्क्स का एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, आधार और अधिरचना, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर। आधार और अधिरचना, ये क्या है? इसे एक इमारत की तरह समझिए। मार्क्स कहते हैं कि समाज का आधार, बेस है उसकी अर्थव्यवस्था, यानी उत्पादन की शक्तियां, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे तकनीक, मशीनें, श्रम शक्ति और उत्पादन के संबंध, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, यानी संपत्ति का मालिकाना हक किसके पास है, वर्गों के बीच का रिश्ता क्या है। ये आर्थिक आधार ही समाज की नींव है। ठीक है, आर्थिक आधार, बेस और अधिरचना, सुपरस्ट्रक्चर। इस आर्थिक आधार के ऊपर टिकी होती है समाज की अधिरचना, सुपरस्ट्रक्चर। अधिरचना में समाज की बाकी सभी चीजें आती हैं, जैसे कानून, राजनीति, सरकार, शिक्षा, परिवार, धर्म, मीडिया, कला और सबसे महत्वपूर्ण विचार और विचारधारा। मतलब जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसे ही कानून, राजनीति, धर्म, विचार होंगे। आधार अधिरचना को तय करता है। हाँ, मोटे तौर पर मार्क्स का यही मानना था। आर्थिक आधार अधिरचना को आकार देता है और निर्धारित करता है। और अधिरचना का काम क्या है? वो आधार को सहारा देती है, उसे मजबूत करती है और उसे बनाए रखने, लेजिटिमाइज में मदद करती है। ये कैसे होता है? विचारधारा की क्या भूमिका है इसमें? आइडियोलॉजी? विचारधारा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
मार्क्स के अनुसार विचारधारा यानी विचारों, विश्वासों, मूल्यों का एक ऐसा समूह जो दुनिया को एक खास तरीके से दिखाता है और अक्सर शासक वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग के हितों की सेवा करता है। अच्छा, कैसे? ये विचारधारा समाज पर हावी होती है। ये शिक्षा, मीडिया, धर्म आदि के जरिए फैलाई जाती है और ये लोगों को मौजूदा व्यवस्था को यानी पूंजीवाद और उसमें मौजूद असमानता और शोषण को स्वाभाविक, सही, जस्ट और अनिवार्य मानने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ये विचार कि गरीबी व्यक्ति की अपनी गलती या आलस का नतीजा है, या हर कोई मेहनत करके अमीर बन सकता है, या पूंजीपतियों ने रिस्क लिया है इसलिए मुनाफा उनका हक है। तो ये विचार लोगों को अपनी असलियत देखने से रोकते हैं। हाँ, मार्क्स इसे झूठी चेतना कहते थे। जब शोषित वर्ग प्रोलेटेरिएट अपनी शोषित स्थिति को नहीं समझ पाता, वो पूंजीवादी विचारधारा को ही अपना सच मान लेता है और व्यवस्था के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाता। शासक वर्ग के विचार ही समाज के शासक विचार बन जाते हैं। The ruling ideas are the ideas of the ruling class. तो फिर समाज बदलता कैसे है? अगर विचारधारा इतनी शक्तिशाली है और लोग झूठी चेतना में जी रहे हैं, क्या हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? ये हमेशा बदलता रहता है और ये बदलाव भी आर्थिक आधार में होने वाले अंतर्विरोधों से ही आता है। अंतर्विरोध? कैसे अंतर्विरोध? मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद के अंदर ही उसके विनाश के बीज छिपे हैं। जैसे उत्पादन की शक्तियां, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, लगातार विकसित होती रहती हैं। नई तकनीक आती है, उत्पादन बढ़ता है, लेकिन उत्पादन के संबंध, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन यानी निजी संपत्ति और वर्ग संरचना, इस विकास के रास्ते में बाधा डालने लगते हैं। पूंजीपति ज्यादा मुनाफे के लिए मजदूरों का शोषण बढ़ाते हैं, जिससे मजदूर और गरीब होते जाते हैं। बार बार आर्थिक संकट आते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, बेरोजगारी बढ़ती है। तो इससे क्या होगा? मार्क्स का मानना था कि इन बढ़ते अंतर्विरोधों और संकटों के कारण सर्वहारा वर्ग में धीरे धीरे वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शियसनेस जागेगी। वो अपनी झूठी चेतना से बाहर आएंगे, अपनी सामूहिक शक्ति को पहचानेंगे, समझेंगे कि उनके हित पूंजीपतियों के खिलाफ है और वो एकजुट होकर क्रांति, रेवोल्यूशन करेंगे। क्रांति मतलब हिंसक क्रांति? मार्क्स ने हिंसक क्रांति की संभावना से इनकार नहीं किया, क्योंकि शासक वर्ग आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेगा। इस क्रांति के जरिए सार्वहारा वर्ग पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा और उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लेगा। और पूंजीवाद के बाद क्या आएगा? मार्क्स का विजन क्या था? मार्क्स का अंतिम लक्ष्य था एक वर्गहीन, क्लासलेस और राज्यहीन, स्टेटलेस समाज की स्थापना, जिसे उन्होंने साम्यवाद कहा। इस समाज में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं होगा, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक स्वामित्व होगा। कोई वर्ग नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा और राज्य, स्टेट, जो मार्क्स के अनुसार वर्ग शासन का औजार है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, विदर अवे। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और अपनी जरूरत के अनुसार पाएगा, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। वाह, ये तो समाज को देखने का बिल्कुल अलग और बहुत शक्तिशाली नजरिया है, पूरी व्यवस्था को बदलने की बात। लेकिन इसकी आलोचनाएं भी तो होती होंगी। हाँ, मार्क्सवाद की बहुत आलोचनाएं हुई हैं और होती हैं। एक मुख्य आलोचना ये है कि ये बहुत ज्यादा आर्थिक निर्धारणवादी है, इकोनॉमिकली डिटर्मिनिस्टिक है। मतलब ये हर चीज को, संस्कृति, राजनीति, धर्म, विचार को सिर्फ आर्थिक कारकों से समझाने की कोशिश करता है और इन चीजों की अपनी स्वायत्ता, ऑटोनॉमी को कम आंकता है। और ये भी आलोचना की जाती है कि मार्क्स ने वर्गों को बहुत सरलीकृत कर दिया, ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया। आधुनिक समाजों में सिर्फ दो वर्ग नहीं है, बल्कि एक बड़ा और जटिल मध्य वर्ग भी है। मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अभी भी बना हुआ है, हाँ, रूप बदलकर। और सबसे बड़ी आलोचना ये है कि जिन देशों में मार्क्सवादी विचारों के आधार पर क्रांतियां हुई, जैसे रूस, चीन, वहाँ साम्यवाद के नाम पर तानाशाही, मानवाधिकारों का हनन और आर्थिक विफलता देखने को मिली, जो मार्क्स के वर्गहीन, राज्यहीन समाज के आदर्श से बिल्कुल अलग था। ये सब पॉइंट्स तो वैलिड लगते हैं। हाँ, फिर भी इन आलोचनाओं के बावजूद समाज में वर्ग, क्लास, शक्ति, पावर, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, असमानता, इनइक्वालिटी
और विचारधारा आइडियोलॉजी के महत्व को समझने के लिए मार्क्सवाद आज भी एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रासंगिक रिलेवेंट सिद्धांत है। इसने समाजशास्त्र को गहराई से प्रभावित किया है। ठीक है, तो हमने देखा फंक्शनलिज्म जो सहमति और व्यवस्था पर जोर देता है, और मार्क्सिज्म जो वर्ग संघर्ष और शोषण पर। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण संघर्ष सिद्धांत पर, नारीवाद, फेमिनिज्म। ये किस चीज पर फोकस करता है? नारीवाद समाज को लिंग के आधार पर विभाजित देखता है। जेंडर यानी सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पुरुषों और महिलाओं और अन्य लिंगों के बीच बनाए गए अंतर, भूमिकाएं और अपेक्षाएं। नारीवाद का मुख्य तर्क है कि लगभग सभी ज्ञात समाजों में ऐतिहासिक रूप से और आज भी पुरुषों ने महिलाओं पर प्रभुत्व, डोमिनेंस जमाया है और उनका शोषण किया है। इस व्यवस्था को पितृसत्ता कहा जाता है। पितृसत्ता, पेट्रियार्की, ये शब्द हमने पहले भी सुना था। तो ये मार्क्सवाद जैसा ही है, बस वहाँ वर्ग था, यहाँ लिंग आ गया। कुछ समानताएं हैं, क्योंकि दोनों ही समाज में विभाजन, असमानता, शक्ति के असंतुलन और शोषण की बात करते हैं। दोनों ही संघर्ष सिद्धांत है। लेकिन नारीवाद का मानना है कि लिंग आधारित विभाजन और असमानता वर्ग विभाजन जितनी, या कुछ नारीवादी मानती हैं कि उससे भी ज्यादा बुनियादी और महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के हर पहलू में मौजूद है। परिवार के अंदर, शिक्षा में, काम की जगह पर, राजनीति में, मीडिया में, संस्कृति में, भाषा में, हर जगह। क्या सभी नारीवादी एक ही तरह से सोचते हैं या इसमें भी अलग अलग धाराएं? नहीं, नारीवाद कोई एक अकेला सिद्धांत नहीं है। इसके अंदर भी कई अलग अलग धाराएं, स्ट्रैंड्स और टाइप्स हैं, जिनके विचार कुछ बातों में भिन्न हो सकते हैं। जैसे उदारवादी नारीवाद है, जो मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही कानूनी और शैक्षिक सुधारों के जरिए महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों की मांग करता है, और महिलाओं के शरीर और कामुकता पर नियंत्रण से जुड़ा है और इसे जड़ से उखाड़ना होगा। फिर ब्लैक नारीवाद और पोस्ट कॉलोनियल नारीवाद हैं, जो नस्ल, जाति और उपनिवेशवाद के अनुभवों को नारीवादी विश्लेषण में शामिल करते हैं। बाप रे, इतने सारे प्रकार! लेकिन क्या इन सब में कुछ कॉमन भी है? हाँ, सभी नारीवादी धाराएं इस बात पर सहमत हैं कि पितृसत्ता मौजूद है। ये महिलाओं और पुरुषों के लिए भी कुछ मायनों में हानिकारक है और इसे चुनौती दी जानी चाहिए और समाप्त किया जाना चाहिए। सभी महिलाओं के लिए जीवन के हर क्षेत्र में समानता, स्वतंत्रता और सम्मान की मांग करते हैं। पितृसत्ता के कुछ उदाहरण दे सकती हैं जो हम अपने समाज में देखते हैं? बहुत सारे हैं, जैसे लड़कों को ज्यादा महत्व देना, लड़कियों को शिक्षा या करियर में समान अवसर न मिलना, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, काम की जगह पर समान काम के लिए महिलाओं को कम वेतन मिलना, जेंडर पे गैप, राजनीति या निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं का बहुत कम प्रतिनिधित्व होना, मीडिया में महिलाओं का वस्तुकरण, ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये सब पितृसत्ता के ही रूप हैं। किताब में डिफरेंस फेमिनिस्ट्स का जिक्र है, ये कौन है, इनका क्या कहना है? डिफरेंस फेमिनिस्ट्स, या जिन्हें थर्ड वेव फेमिनिज्म से भी जोड़ा जाता है, वो इस बात पर जोर देते हैं कि महिला कोई एक अकेली सार्वभौमिक श्रेणी नहीं है। महिलाओं के अनुभव उनकी जाति, वर्ग, नस्ल, एथनिसिटी, धर्म, राष्ट्रीयता, कामुकता, सेक्सुअलिटी, उम्र, विकलांगता आदि के आधार पर बहुत अलग अलग होते हैं। मतलब एक अमीर, श्वेत, पश्चिमी, पढ़ी लिखी, सीधी हेटेरोसेक्सुअल महिला का अनुभव एक गरीब, अश्वेत, विकासशील देश के कम पढ़ी लिखी, समलैंगिक, लेस्बियन या ट्रांसजेंडर महिला के अनुभव से बहुत भिन्न होगा। इसलिए हमें सभी महिलाओं को एक ही तराजू में नहीं तौलना चाहिए, बल्कि उनके बीच के अंतरों और अनुभवों की विविधता को समझना और सम्मान देना चाहिए। हमें इंटरसेक्शनैलिटी को ध्यान में रखना चाहिए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, विविधता को स्वीकार करना। अच्छा, नारीवाद की क्या आलोचना होती है? कुछ आलोचनाएं की जाती हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्या नारीवाद पुरुषों की समस्याओं या उनके अनुभवों को नज़रअंदाज करता है? क्या ये कभी कभी महिलाओं और पुरुषों के बीच मतभेदों को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, जिससे उनके बीच खाई बढ़ती है? क्या पश्चिमी नारीवाद बाकी दुनिया की महिलाओं पर अपने विचार थोपता है? इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन समाजशास्त्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? नारीवाद ने समाजशास्त्र पर एक बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव डाला है।
इसने पारंपरिक समाजशास्त्र पर पुरुष केंद्रित या मेल स्ट्रीम या एंड्रोसेंट्रिक होने का आरोप लगाया। पुरुष केंद्रित मतलब कि पारंपरिक रूप से समाजशास्त्र ने ज्यादातर पुरुषों के अनुभवों, पुरुषों की दुनिया जैसे सार्वजनिक जीवन, काम, राजनीति को ही अध्ययन का मुख्य विषय बनाया था और उन्हीं के दृष्टिकोण से समाज को समझा था। महिलाओं के अनुभव, उनकी दुनिया जैसे निजी जीवन, घर, देखभाल का काम को अक्सर नजरअंदाज किया गया या कम महत्वपूर्ण माना गया। नारीवाद ने इस कमी को उजागर किया और समाज के अध्ययन में लिंग, जेंडर के आयाम को केंद्रीय बनाया। इसने नए सवाल उठाए, नए शोध के क्षेत्र खोले और समाज की हमारी समझ को ज्यादा संतुलित और समावेशी, इंक्लूसिव बनाया है। ठीक है, तो हमने फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म देख लिए। ये तीनों बड़े मैक्रो लेवल के सिद्धांत लग रहे हैं जो पूरी सामाजिक संरचना, पूरे सिस्टम की बात करते हैं। क्या कोई ऐसा सिद्धांत भी है जो छोटे पैमाने पर व्यक्तियों के बीच की रोजमर्रा की बातचीत पर ध्यान देता हो, माइक्रो लेवल पर? हाँ बिल्कुल, यहीं पर आता है अंतःक्रियावाद, इंटरैक्शनिज्म, या जिसे ज्यादा सटीक रूप से सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म कहते हैं। ये एक माइक्रो लेवल पर्सपेक्टिव है। ये बड़े सामाजिक ढांचों जैसे वर्ग संरचना या पितृसत्ता के बजाय छोटे पैमाने पर व्यक्तियों के बीच होने वाली रोजमर्रा की अंतःक्रिया, फेस टू फेस इंटरैक्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये क्या जानने की कोशिश करता है? बड़े ढांचे नहीं तो फिर क्या? ये जानने की कोशिश करता है कि लोग दुनिया को कैसे समझते हैं और उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। वो चीज़ों को, स्थितियों को, दूसरों के व्यवहार को अर्थ कैसे देते हैं और ये अर्थ उनकी क्रियाओं और अंतःक्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। अंतःक्रियावादियों का मानना है कि दुनिया हमारे लिए वही है जैसा हम उसे अर्थ देते हैं। वास्तविकता ज़हनी होती है, सब्जेक्टिव, अर्थ, मीनिंग। ये कैसे बनता है? अंतःक्रियावादियों का मानना है कि अर्थ कहीं बाहर से नहीं आता, ना ही वो चीजों में निहित होता है, बल्कि अर्थ सामाजिक अंतर्क्रिया के दौरान ही बनता है, सीखा जाता है और बदला जाता है। हम दूसरों के साथ बातचीत करके ही सीखते हैं कि किस चीज का क्या मतलब है, किस प्रतीक का क्या अर्थ है। भाषा इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई उदाहरण दे सकती हैं इसका? मीनिंग कैसे बनता है इंटरेक्शन से? किताब में एक उदाहरण है। मान लीजिए आप एक कमरे में मोमबत्ती जलाते हैं। इस क्रिया का अपने आप में कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या है, ये उस स्थिति और उसमें शामिल लोगों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करेगा। जैसे अगर बिजली चली गई है तो मोमबत्ती जलाने का अर्थ है रोशनी करना। अगर आप चर्च में हैं तो शायद ये एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है। अगर आप किसी के साथ रोमांटिक डिनर पर है तो यही मोमबत्ती जलाना एक रोमांटिक माहौल बनाने की कोशिश हो सकती है। अगर बर्थडे केक पर है तो उसका मतलब अलग है। क्रिया वही है, मोमबत्ती जलाना, लेकिन उसका अर्थ स्थिति और हमारी साझा समझ, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के अनुसार बदल गया। अंतःक्रियावादी इसी अर्थ निर्माण, मीनिंग कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया को समझने में रुचि रखते हैं। ये तो दिलचस्प है। क्रिया का अर्थ तय नहीं, बनाया जाता है। और हमारी खुद की पहचान, हमारा स्व, सेल्फ, वो कैसे बनता है इस नजरिए से? सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम कौन हैं, ये भी सामाजिक अंतर्क्रिया से ही विकसित होती है। ये कोई जन्मजात चीज नहीं है। तो ये कैसे विकसित होती है? ये मुख्यतः इस बात से विकसित होती है कि दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं और हमारे प्रति कैसी प्रतिक्रिया, रिएक्ट करते हैं। हम दूसरों को एक आईने की तरह इस्तेमाल करते हैं खुद को देखने के लिए। चार्ल्स हॉटन कूली, एक शुरुआती अंतर्क्रियावादी, ने इसे लुकिंग ग्लास सेल्फ कहा था। लुकिंग ग्लास सेल्फ, शीशे वाला स्व। हाँ, इसके 3 चरण होते हैं। पहला, हम कल्पना करते हैं कि हम दूसरों को कैसे दिखते हैं। दूसरा, हम कल्पना करते हैं कि वो हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। और तीसरा, हम उस कल्पित राय के आधार पर अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, गर्व, शर्म, खुशी, दुख। तो हमारा स्व दूसरों की नजर में हमारी छवि से बनता है। बाप रे, मतलब दूसरों की राय हमारे लिए इतनी मायने रखती है? अगर लोग हमें बुद्धिमान समझेंगे तो हम खुद को बुद्धिमान मानने लगेंगे। हाँ, काफी हद तक। जॉर्ज हर्बर्ट मीड,
एक और प्रमुख अंतःक्रियावादी, ने बताया कि कैसे हम दूसरों की भूमिकाएं लेना, टेकिंग द रोल ऑफ द अदर, सीखते हैं और धीरे धीरे समाज की सामान्य अपेक्षाएं, जनरलाइज्ड अदर, को आत्मसात कर लेते हैं, जिससे हमारा स्व विकसित होता है। ठीक है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है शायद, परिस्थितियों की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। W.I. थॉमस ने एक प्रसिद्ध कथन दिया था, इफ men define situations as real, they are real in their consequences. अगर लोग स्थितियों को वास्तविक मान लेते हैं तो उनके परिणाम भी वास्तविक होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारा व्यवहार सिर्फ वस्तुनिष्ठ वास्तविकता, ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि हम उस स्थिति को परिभाषित कैसे करते हैं, उसे समझते कैसे हैं। अगर हम किसी स्थिति को खतरनाक मानते हैं तो हम डर कर भागेंगे, भले ही वो असल में खतरनाक ना हो। अगर हम किसी को दोस्त मानते हैं तो हम उसके साथ अलग तरह से व्यवहार करेंगे, भले ही वो पीठ पीछे कुछ और हो। हमारी परिभाषा ही हमारे लिए वास्तविकता बन जाती है और हमारे कार्यों को निर्धारित करती है। इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए एक क्लासरूम में टीचर ये मान लेता है कि एक खास सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे होशियार नहीं हो सकते। ये टीचर की अपनी परिभाषा है जो शायद पूर्वाग्रह पर आधारित हो, लेकिन इस परिभाषा के कारण क्या होगा? वो अनजाने में ही उन बच्चों पर कम ध्यान देगा, उनसे कम उम्मीद रखेगा, उन्हें कम प्रोत्साहित करेगा और नतीजा ये हो सकता है कि वो बच्चे सचमुच पढ़ाई में पिछड़ जाएं। टीचर की गलत परिभाषा ने एक वास्तविक परिणाम, रियल कॉन्सिक्वेंस पैदा कर दिया। ये तो बहुत गंभीर बात है। ये तो लेबलिंग जैसा लग रहा है, किसी पर ठप्पा लगा देना। बिल्कुल। लेबलिंग थ्योरी अंतःक्रियावाद का ही एक महत्वपूर्ण विस्तार है, खासकर अपराध और विचलन के अध्ययन में। ये बताती है कि कैसे किसी व्यक्ति या समूह पर समाज द्वारा एक लेबल, जैसे अपराधी, मानसिक रोगी, होनहार छात्र, लगा देने से न सिर्फ दूसरों का व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है, बल्कि उस व्यक्ति का खुद का व्यवहार और उसकी पहचान भी उस लेबल से प्रभावित हो सकती है। कैसे? वो व्यक्ति उस लेबल को आत्मसात कर सकता है और उसी के अनुसार व्यवहार करने लग सकता है। इसे स्वतः पूर्ण भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। अगर किसी को बार बार कहा जाए कि तुम निकम्मे हो, तो हो सकता है वो मान ले कि मैं निकम्मा ही हूँ और कोशिश करना ही छोड़ दे। लेबल हकीकत बन सकता है। और हमारी सामाजिक भूमिकाएं, जैसे पति, पत्नी, छात्र, कर्मचारी, क्या ये भी पहले से तयशुदा स्क्रिप्ट की तरह होती हैं जिन्हें हम बस निभाते हैं? अंतःक्रियावादी मानते हैं कि भूमिकाएं, रोल्स पूरी तरह से तयशुदा या स्क्रिप्टेड नहीं होती। हाँ, समाज हमसे कुछ अपेक्षाएं रखता है, लेकिन हम अपनी भूमिकाओं को निभाते समय उनमें थोड़ी बहुत बातचीत, नेगोशिएशन, व्याख्या, इंटरप्रिटेशन और फेरबदल, इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। भूमिकाएं बनती हैं, निभाई जाती हैं और अंतःक्रिया के दौरान बदली भी जा सकती हैं। रोल मेकिंग जैसे पति और पत्नी की भूमिकाएं पहले से ज्यादा पारंपरिक और निश्चित थीं, लेकिन अब बहुत से जोड़े आपस में बातचीत करके तय करते हैं कि घर के काम कौन करेगा, बाहर का काम कौन करेगा, बच्चों की देखभाल कैसे बटेगी। वो अपनी भूमिकाओं को निगोशिएट कर रहे हैं, उन्हें दोबारा बना रहे हैं। तो अंतःक्रियावाद व्यक्ति की एजेंसी पर, उसकी सक्रिय भूमिका पर, उसकी क्षमता पर जोर देता है कि वो दुनिया को कैसे समझता है, अर्थ देता है और बनाता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये व्यक्ति को सामाजिक संरचनाओं की कठपुतली नहीं मानता, बल्कि एक सक्रिय कर्ता मानता है। इसकी क्या आलोचना है? इसमें क्या कमी है कि ये व्यापक सामाजिक संरचनाओं, मैक्रो लेवल स्ट्रक्चर्स, जैसे वर्ग, लिंग, नस्ल या सत्ता के बड़े ढांचों की अनदेखी कर जाता है या उन्हें कम महत्व देता है। ये समझाने में कमजोर है कि ये बड़े ढांचे हमारी रोजमर्रा की अंतःक्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे सीमित करते हैं, ये कैसे असमानताएं पैदा करते हैं। ये बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज कर सकता है। ठीक है, तो ये थे 4 मुख्य सिद्धांत: फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म और इंटरैक्शनिज्म। अब आते हैं 5वें और आखिरी सिद्धांत पर, उत्तर आधुनिकतावाद। हमने इसका जिक्र समाज के विकास के संदर्भ में किया था कि ये आधुनिकता के बाद का दौर है या उस पर सवाल उठाता है। एक सिद्धांत के रूप में ये क्या कहता है? उत्तर आधुनिकतावाद को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कोई एक सुसंगत सिद्धांत नहीं है, बल्कि विचारों और दृष्टिकोणों का एक ढीला ढाला समूह है।
और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बाकी सभी आधुनिक सिद्धांतों जैसे प्रकार्यवाद, मार्क्सवाद, यहाँ तक कि नारीवाद या उदारवाद के कुछ रूपों पर गहरा सवाल उठाता है। क्या सवाल उठाता है? ये इन सिद्धांतों को महान आख्यान या मेटा नैरेटिव्स कहता है। महान आख्यान, ग्रैंड नैरेटिव्स, ये क्या होता है? ये ऐसी बड़ी बड़ी कहानियां या सिद्धांत होते हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने समाज की सच्चाई को, इतिहास की दिशा को या मानव मुक्ति के रास्ते को पूरी तरह समझ लिया है। जैसे मार्क्सवाद का वर्ग संघर्ष और साम्यवाद का सिद्धांत, या प्रकार्यवाद का व्यवस्था और प्रगति का सिद्धांत, या ज्ञानोदय का तर्क और विज्ञान से दुनिया को बेहतर बनाने का सिद्धांत। ये सब महान आख्यान है। तो उत्तर आधुनिकतावादी इन पर यकीन नहीं करते? नहीं। जॉन फ्रांसवा लियोतार, एक प्रमुख विचारक जॉन फ्रांसवा लियोतार, ने कहा था कि उत्तर आधुनिकता की पहचान ही है महान आख्यानों के प्रति अविश्वास, इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। वो मानते हैं कि ऐसे सर्वसमावेशी ऑल इनकम्पैसिंग सिद्धांत अब संभव नहीं है, नहीं विश्वसनीय। क्यों? ऐसा क्यों मानते हो? क्योंकि वो मानते हैं कि आज का समाज, जिसे वो उत्तर आधुनिक समाज कहते हैं, बहुत ज़्यादा खंडित, फ्रैगमेंटेड, विविधतापूर्ण, डाइवर्स, जटिल, कॉम्प्लेक्स और तेज़ी से बदलने वाला है। अब कोई एक केंद्रीय सिद्धांत या दृष्टिकोण नहीं हो सकता जो इसकी पूरी सच्चाई को पकड़ सके। ज्ञान भी स्थानीय, लोकल, आंशिक, पार्शियल और संदर्भ आधारित, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हो गया है। और पहचान, आइडेंटिटी के बारे में क्या कहते हैं? हमने पहले बात की थी कि वो स्थिर हो गई हैं। हाँ, उत्तर आधुनिकतावादी मानते हैं कि पारंपरिक पहचानें जो आधुनिक समाज में स्थिर मानी जाती थीं, जैसे वर्ग, क्लास, लिंग, जेंडर, राष्ट्र, नेशन, धर्म, अब उतनी मजबूत और स्थायी नहीं रहीं। पहचानें ज़्यादा अस्थिर, बहुस्तरीय, मल्टीपल और परिस्थिति के अनुसार बदलने वाली हो गई हैं। लोग अपनी पहचान खुद चुनते हैं, बनाते हैं, बदलते हैं, जैसे सुपरमार्केट से सामान चुनते हैं। और ज्ञान और सत्य के बारे में उनका क्या कहना है? उत्तर आधुनिकतावादी ज्ञान और सत्य की वस्तुनिष्ठता पर भी गहरा संदेह व्यक्त करते हैं। वो मानते हैं कि कोई एक निरपेक्ष सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता जिसे हम खोज सकें। जो भी ज्ञान या सत्य का दावा किया जाता है वो किसी न किसी दृष्टिकोण से जुड़ा होता है, शक्ति संबंधों से प्रभावित होता है और भाषा द्वारा निर्मित होता है। भाषा द्वारा निर्मित, लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स रियलिटी। हाँ, उनका मानना है कि भाषा सिर्फ वास्तविकता का वर्णन करने का एक तटस्थ माध्यम नहीं है, बल्कि भाषा ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। हम दुनिया को शब्दों, अवधारणाओं और वर्गीकरणों, कैटेगरीज के माध्यम से ही जानते और समझते हैं। भाषा बदल दो तो वास्तविकता की समझ भी बदल सकती है। सत्ता में बैठे लोग भाषा का इस्तेमाल करके अपने नजरिए को सत्य के रूप में स्थापित कर सकते हैं। इसे डिस्कोर्स एनालिसिस में देखा जाता है, जिसमें मिशेल फुको का काम महत्वपूर्ण है। मिशेल फुको, ठीक है। संस्कृति और मीडिया का क्या रोल है उत्तर आधुनिक समाज में? उत्तर आधुनिकतावादी मानते हैं कि आज के समाज में संस्कृति, खासकर मास मीडिया, विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग और उपभोग, कंजम्पशन का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम लगातार छवियों, प्रतीकों और संदेशों से घिरे हुए हैं। और इसका क्या असर होता है? जीन बॉड्रिलार्ड, एक और प्रमुख उत्तराधुनिक विचारक जॉन बॉड्रिलार्ड, ने हाइपर रियलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। हाइपर रियलिटी, हाइपर रियलिटी, ये क्या है? ये एक ऐसी स्थिति है जहां छवियां, नकलें, सिमुलेशंस और मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई वास्तविकताएं असल चीज़ों से ज़्यादा वास्तविक और महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। असलियत और नकल के बीच का अंतर मिट जाता है। हम छवियों की दुनिया में जीने लगते हैं, जैसे डिज्नीलैंड या रियलिटी टीवी शोज़ या सोशल मीडिया पर हमारी परफेक्ट लाइफ की तस्वीरें। ये सब हाइपर रियलिटी के उदाहरण हो सकते हैं, जहां प्रतीक असलियत से ज़्यादा मायने रखने लगते हैं। उपभोग भी सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि पहचान बनाने और दिखाने के लिए होता है। बाप रे, ये तो काफी जटिल और कुछ हद तक निराशाजनक तस्वीर लगती है। इसकी क्या आलोचना होती है? हाँ, उत्तर आधुनिकतावाद की काफ़ी आलोचना होती है। एक बड़ी आलोचना ये है कि ये बहुत ज़्यादा निराशावादी, सापेक्षवादी, कि सब कुछ रिलेटिव है, कोई सही गलत नहीं, और निष्क्रिय बनाने वाला है। अगर कोई सत्य नहीं है, कोई साझा मूल्य नहीं है, तो फिर हम सामाजिक अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? किस आधार पर कहेंगे कि कुछ गलत है?
सामाजिक सुधार या प्रगति की बात कैसे करेंगे? ये तो वैलिड पॉइंट है। हाँ, ये भी कहा जाता है कि ये खुद भी तो एक तरह का महान आख्यान ही बन गया है, जो दावा करता है कि महान आख्यानों का अंत हो गया है। ये भी आलोचना होती है कि ये वास्तविक असमानताओं और उत्पीड़न को नजरअंदाज कर देता है और सिर्फ भाषा और संस्कृति के खेल में उलझ जाता है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद उत्तर आधुनिकतावाद ने हमें ज्ञान, शक्ति, भाषा, संस्कृति और पहचान के बारे में नए और चुनौतीपूर्ण तरीकों से सोचने पर मजबूर किया है। इसने आधुनिकता की मान्यताओं पर सवाल उठाकर हमारी समझ को गहरा किया है। तो ये थे 5 मुख्य सैद्धांतिक दृष्टिकोण: फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इंटरैक्शनिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। समाज को समझने के कितने अलग अलग और कभी-कभी टकराते हुए नजरिए हैं। अब सवाल उठता है कि समाजशास्त्री इन सिद्धांतों को परखते कैसे हैं, वो समाज का अध्ययन करते कैसे हैं, मेथड्स क्या हैं? ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशियोलॉजिकल रिसर्च। बिल्कुल, सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन समाजशास्त्री हवा में बातें नहीं करते। उन्हें अपने विचारों को जांचने के लिए, समाज के बारे में ज्ञान इकट्ठा करने के लिए शोध, रिसर्च करना पड़ता है। और शोध कैसे किया जाए, इस पर भी समाजशास्त्र में अलग अलग दृष्टिकोण और बहसें हैं। 2 मुख्य और विपरीत दृष्टिकोण हैं: प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, और व्याख्यावाद, इंटरप्रेटिविज्म। पॉजिटिविज्म एंड इंटरप्रेटिविज्म, ठीक है। पहले प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म की बात करते हैं। इसके जनक कौन थे और ये क्या कहता है? प्रत्यक्षवाद के संस्थापक फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्ट माने जाते हैं। 1798 से 1857 तक। ऑगस्ट कॉम्ट 1798-1857। कॉम्ट ने ही सोशियोलॉजी शब्द गढ़ा था। उनका मानना था कि समाज का अध्ययन भी उसी तरह वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ रूप से किया जा सकता है जैसे प्राकृतिक विज्ञान, जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान प्रकृति का अध्ययन करते हैं। मतलब जैसे हम ग्रहों की गति के नियम खोजते हैं या रासायनिक प्रक्रियाओं को समझते हैं, वैसे ही समाज के भी नियम खोजे जा सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। हाँ, प्रत्यक्षवादियों का यही मूल विश्वास है। वो मानते हैं कि सामाजिक दुनिया में भी प्राकृतिक दुनिया की तरह ही पैटर्न्स और नियमितताएं होती हैं जिन्हें खोजा जा सकता है। समाज कुछ नियमों के अनुसार चलता है। तो इसके लिए तरीका क्या अपनाना चाहिए? उन्हें तथ्यों, फैक्ट्स को इकट्ठा करना चाहिए जिनका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और माप, मेजरमेंट किया जा सके। उन्हें भावनाओं, व्यक्तिपरक विचारों से दूर रहकर वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। वो मात्रात्मक आंकड़ों, क्वांटिटेटिव डेटा जैसे सर्वे, प्रश्नावली, सरकारी आंकड़े पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उनका लक्ष्य होता है चर, वेरिएबल्स के बीच कार्य कारण संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करना और सामाजिक व्यवहार की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन और भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन करना। वो मानव व्यवहार को कैसे देखते हैं? क्या हम अपनी मर्जी से काम करते हैं? प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि मानव व्यवहार भी बाहरी सामाजिक ताकतों, एक्सटर्नल सोशल फोर्सेस या सामाजिक संरचनाओं, सोशल स्ट्रक्चर्स द्वारा निर्धारित होता है। जैसे दुर्खीम ने कहा कि आत्महत्या की दर सामाजिक एकीकरण जैसी बाहरी ताकतों पर निर्भर करती है। इसमें व्यक्ति की अपनी चेतना, भावनाओं, इरादों या व्यक्तिपरक अनुभवों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि उन्हें वस्तुनिष्ठ रूप से मापा नहीं जा सकता। वो अवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो दुर्खीम का आत्महत्या अध्ययन प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल, दुर्खीम ने सरकारी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जो वस्तुनिष्ठ माने जाते हैं। उन्होंने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट के रूप में देखा, यानी व्यक्ति से बाहरी चीज जिसे मापा जा सकता है। उन्होंने विभिन्न सामाजिक कारकों जैसे धर्म, वैवाहिक स्थिति और आत्महत्या की दरों के बीच सहसंबंध, कोरिलेशन और कार्य कारण संबंध स्थापित करने की कोशिश की। ये प्रत्यक्षवादी शोध का आदर्श उदाहरण है। प्रत्यक्षवाद की क्या आलोचना है, क्या कमियां हैं इसमें? इसकी सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये मनुष्यों और समाज को प्राकृतिक वस्तुओं या घटनाओं की तरह समझने की कोशिश करता है, जो कि वो है नहीं। मनुष्य सिर्फ बाहरी ताकतों की कठपुतली नहीं है। हमारे पास चेतना है, हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, इरादे रखते हैं। हम दुनिया को अर्थ देते हैं और उस अर्थ के आधार पर काम करते हैं।
प्रत्यक्षवाद इन मानवीय पहलुओं की पूरी तरह से उपेक्षा कर देता है और ये मानव व्यवहार को जरूरत से ज्यादा सरल बना देता है और उसकी जटिलता और विविधता को नहीं पकड़ पाता। ये सिर्फ बाहरी तौर पे दिखने वाले व्यवहार को मापता है, उसकी पीछे के कारणों या अर्थों को नहीं समझता। ये भी कहा जाता है कि समाज इतना जटिल और परिवर्तनशील है कि उसके बारे में प्राकृतिक विज्ञानों जैसे सार्वभौमिक नियम बनाना संभव नहीं है। तो दूसरा दृष्टिकोण व्याख्यावाद, या जिसे सामाजिक क्रिया परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं, वो इसी कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। हाँ बिल्कुल, व्याख्यावादी दृष्टिकोण प्रत्यक्षवाद के ठीक विपरीत खड़ा है। ये मानता है कि समाज शास्त्र का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों से मौलिक रूप से अलग होना चाहिए। क्यों अलग क्यों होना चाहिए? उत्तेजनाओं पर यंत्रवत प्रतिक्रिया नहीं करते जैसा प्रत्यक्षवादी सोचते हैं, बल्कि वो स्थितियों की व्याख्या करते हैं, उन्हें अर्थ देते हैं और फिर उस अर्थ के आधार पर सोच समझकर कार्य करते हैं। तो समाजशास्त्री का काम क्या होना चाहिए इस नजरिए से? समाजशास्त्री का काम सिर्फ बाहरी व्यवहार को मापना या गिनना नहीं है, बल्कि उस व्यवहार के पीछे छुपे व्यक्तिपरक अर्थ, सब्जेक्टिव मीनिंग को समझना है। लोगों ने जो किया वो क्यों किया, उनके इरादे क्या थे, वो स्थिति को कैसे देख रहे थे, उनके नजरिए को समझना जरूरी है। और इस अर्थ को, इस नजरिए को कैसे समझा जाए, ये तो किसी के मन की बात है। व्याख्यावादी वर्स्टेन फर्स्टेहन नामक विधि पर जोर देते हैं। ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है समझना या सहानुभूतिपूर्ण समझ, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। हाँ, इसका मतलब है कि शोधकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि वो उन लोगों के जूते में अपना पैर डालकर देखें। पुट oneself in someone else's shoes। उनकी दुनिया को उनके नजरिए से देखने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं, उनकी इरादों, उनके विश्वासों को समझने की कोशिश करें। इसके लिए तरीके क्या अपनाए जाते हैं? आंकड़े तो काम नहीं आएंगे यहाँ। नहीं, व्याख्यावादी ज्यादातर गुणात्मक तरीकों, क्वालिटेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें शोधकर्ता खुद उस समूह का हिस्सा बनकर उन्हें देखता और समझता है, या फिर गहन साक्षात्कार, इन डेप्थ इंटरव्यूज, जिसमें लोगों से विस्तार से बातचीत की जाती है, या व्यक्तिगत जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्रीज, डायरी, पत्र आदि का विश्लेषण। इन तरीकों से लोगों के अनुभवों और अर्थों को गहराई से समझा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से कौन से प्रमुख विचारक जुड़े हैं? सबसे प्रमुख नाम है मैक्स वेबर, 1864 से 1920 तक। मैक्स वेबर 1864-1920। वेबर ने कहा था कि समाजशास्त्र को कार्य के व्यक्तिपरक अर्थ, सब्जेक्टिव मीनिंग को समझने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने वर्स्टेहन पर बहुत जोर दिया। अंतःक्रियावादी भी इसी परंपरा में आते हैं। व्याख्यावाद की क्या आलोचना हो सकती है? इसकी क्या सीमाएं हैं? इसकी आलोचना होती है कि यह बहुत ज्यादा व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव हो सकता है। शोधकर्ता की अपनी व्याख्याएं, अपने पूर्वाग्रह हावी हो सकते हैं। वर्स्टेहन कितना विश्वसनीय है, इस पर सवाल उठते हैं। साथ ही यह आमतौर पर छोटे समूहों या व्यक्तियों के अध्ययन के लिए ही उपयुक्त होता है। क्या इसके आधार पर बड़े पैमाने पर सामाजिक पैटर्न या संरचनाओं की व्याख्या की जा सकती है? क्या इससे सामान्यीकरण किया जा सकता है? इस पर संदेह व्यक्त किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि यह वस्तुनिष्ठता की कमी के कारण अवैज्ञानिक है। तो ये दो मुख्य और विरोधी नजरिए हैं शोध करने के, पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म। एक विज्ञान की तरह देखता है, दूसरा मानवीय समझ पर जोर देता है। अब एक और बड़ा और मुश्किल सवाल उठता है, वस्तुनिष्ठता और मूल्य, ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यूज। क्या समाजशास्त्रीय शोध पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और मूल्य मुक्त, वैल्यू फ्री हो सकता है? क्या शोधकर्ता अपने व्यक्तिगत विश्वासों, विचारों, पूर्वाग्रहों को, बैकेसेस को अपने काम से बिल्कुल अलग रख सकता है? ये समाजशास्त्र में एक बहुत पुरानी और लगातार चलने वाली बहस है, वैल्यू न्यूट्रलिटी का सवाल। प्रत्यक्षवादी क्या मानते हैं इस पर? प्रत्यक्षवादी जैसे कॉम्ट और दुर्खीम मानते थे कि हाँ, समाजशास्त्र को मूल्य मुक्त होना चाहिए, और ये संभव भी है। अगर शोधकर्ता वैज्ञानिक तरीकों, साइंटिफिक मेथड्स का सख्ती से पालन करे, अपने व्यक्तिगत विचारों को शोध से दूर रखे, तो वो वस्तुनिष्ठ सत्य तक पहुंच सकता है। उसे एक तटस्थ पर्यवेक्षक, न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह काम करना चाहिए। लेकिन क्या ये वाकई संभव है? हम इंसान हैं, हमारे अपने मूल्य, अपनी मान्यताएं तो होती ही हैं। यही बात व्याख्यावादी और कई अन्य जैसे मैक्स वेबर, मार्क्सवादी और नारीवादी, जिन्हें आलोचनात्मक सिद्धांतकार, क्रिटिकल थियोरिस्ट भी कहा जा सकता है, उठाते हैं।
वेबर का मानना था कि शोध के विषय का चुनाव, चॉइस ऑफ टॉपिक, तो मूल्यों से प्रभावित हो सकता है, लेकिन एक बार विषय चुन लिया तो शोध करते समय डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, वस्तुनिष्ठता बरतनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि पूर्ण मूल्य तटस्थता शायद संभव न हो। तो मार्क्सवादी और नारीवादी क्या कहते हैं? मार्क्सवादी और नारीवादी और ज्यादा आगे जाते हैं। वो मानते हैं कि पूरी तरह से मूल्य मुक्त शोध न तो संभव है और न ही शायद वांछनीय है। वांछनीय क्यों नहीं है? क्योंकि वो मानते हैं कि समाजशास्त्र का उद्देश्य सिर्फ समाज को समझना नहीं, बल्कि उसे बदलना भी होना चाहिए, खासकर उसमें मौजूद अन्याय और असमानता को उजागर करके। अगर आप शोषितों या उत्पीड़ितों के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो आप अनजाने में ही यथास्थिति का समर्थन कर रहे होंगे। उनका मानना है कि शोधकर्ता को अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करनी चाहिए। तो फिर मूल्यों का क्या करें? ये विचारक मानते हैं कि शोधकर्ता के अपने मूल्य, वैल्यूज, अनिवार्य रूप से शोध प्रक्रिया के हर चरण को प्रभावित करते हैं। विषय चुनने से लेकर सवाल पूछने, आंकड़े इकट्ठा करने के तरीके चुनने, उनकी व्याख्या करने और निष्कर्ष निकालने तक सब कुछ मूल्यों से प्रभावित होता है। इसलिए मूल्यों से बचने की कोशिश करने के बजाय बेहतर है कि शोधकर्ता अपने मूल्यों के प्रति सचेत रहे, उन्हें स्वीकार करे, एक्नॉलेज, और अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट करे कि उसके मूल्य उसके शोध को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वैल्यू रेलेवेंस वर्सेस वैल्यू फ्रीडम, तारस्पारता जरूरी है। और विचारधारा का क्या प्रभाव होता है शोध पर? वो कैसे प्रभावित कर सकती है? विचारधारा का प्रभाव बहुत गहरा और खतरनाक हो सकता है। जैसा हमने मार्क्सवाद के संदर्भ में बात की, विचारधारा विचारों का एक ऐसा समूह है जो अक्सर वास्तविकता को विकृत कर सकता है और किसी विशेष समूह, आमतौर पर शासक वर्ग या कोई शक्तिशाली समूह के हितों की सेवा कर सकता है। अगर शोधकर्ता किसी खास विचारधारा जैसे नस्लवादी, लिंगभेदी या किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से बुरी तरह प्रभावित है, तो उसका शोध निष्पक्ष नहीं रह पाएगा। वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ सकता है या सिर्फ वही देखेगा जो उसकी विचारधारा से मेल खाता है। इससे कैसे बचा जाए? हम कार्ल मानहाइम ने इस पर काम किया। उन्होंने दो तरह की पक्षपाती सोच की बात की। आइडियोलॉजिकल थिंकिंग, जो मौजूदा व्यवस्था को सही ठहराती है और उसे बनाए रखना चाहती है, जैसे रूढ़िवादी सोच, और यूटोपियन थिंकिंग, जो मौजूदा व्यवस्था की आलोचना करती है और उसे बदलना चाहती है, जैसे क्रांतिकारी सोच। मानहाइम का कहना था कि दोनों ही वास्तविकता को पूरी तरह से और निष्पक्ष रूप से नहीं देख पाती। उन्होंने उम्मीद जताई कि बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स शायद इन पक्षपाती विचारों से ऊपर उठकर ज्यादा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कर सकते हैं, हालांकि ये भी मुश्किल है। तो मूल्य और विचारधारा शोध को प्रभावित करते हैं, ये एक सच्चाई है जिससे हमें अवगत रहना चाहिए। किताब में घटना विज्ञान का भी संक्षिप्त उल्लेख है। ये क्या है और ये कैसे जुड़ा है इन बहसों से? घटना विज्ञान या फिनोमेनोलॉजी एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसे अल्फ्रेड शुट्स जैसे समाजशास्त्रियों ने अपनाया। ये इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति दुनिया का अनुभव, एक्सपीरियंस कैसे करते हैं और उसे रोजमर्रा की जिंदगी में समझते कैसे हैं। ये देखता है कि हम अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस में दुनिया को कैसे रचते हैं, उसे कैसे व्यवस्थित करते हैं। इसमें भाषा और वर्गीकरण का क्या रोल है? इसमें भाषा और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम दुनिया को सीधे सीधे अनुभव नहीं करते, बल्कि हम उसे भाषा द्वारा प्रदान की गई श्रेणियों, कैटेगरीज और अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से ही समझते हैं। हम चीज़ों को नाम देते हैं, उन्हें वर्गीकृत करते हैं और इसी प्रक्रिया में हम सामाजिक वास्तविकता, सोशल रियलिटी का निर्माण करते हैं। जैसे अपराध की अवधारणा। हाँ, बिल्कुल। अपराध कोई प्राकृतिक चीज नहीं है जो पेड़ पर उगती हो। ये एक सामाजिक रूप से निर्मित, सोशली कंस्ट्रक्टेड श्रेणी है। समाज ही तय करता है कि कौन सा व्यवहार अपराध माना जाएगा और कौन सा नहीं। ये परिभाषा समय और स्थान के साथ बदल भी सकती है। घटना विज्ञान और सामाजिक निर्माणवाद, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, इसी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी दुनिया को कैसे बनाते हैं। ये तो व्याख्यावादी दृष्टिकोण के काफी करीब लगता है। हाँ, ये व्याख्यावादी परंपरा का ही हिस्सा है जो व्यक्तिपरक अनुभवों और अर्थों पर जोर देता है। तो हमने संरचनात्मक सिद्धांत, स्ट्रक्चरल थ्योरीज जैसे फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म देखे।
जो समाज को व्यक्ति पर हावी मानते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। और दूसरी तरफ हमने सामाजिक क्रिया या अंतःक्रियावादी सिद्धांत, सोशल एक्शन इंटरैक्शनिज्म फिनोमेनोलॉजी देखे, जो व्यक्ति की एजेंसी, उसकी चेतना और अर्थ निर्माण की क्षमता पर जोर देते हैं। इन दोनों के बीच का संतुलन कैसे बने? स्ट्रक्चर वर्सेस एजेंसी की बहस का क्या हल है? यही समाजशास्त्र की एक केंद्रीय दुविधा या तनाव है, संरचना स्ट्रक्चर बनाम कर्ता एजेंसी का। क्या हम समाज द्वारा, बाहरी ताकतों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित हैं, जैसे कि संरचनात्मक सिद्धांत ज्यादा जोर देते हैं, या हमारे पास अपनी पसंद, चॉइस, अपनी मर्जी, फ्री विल और समाज को बदलने की क्षमता, कैपेसिटी टू एक्ट एंड चेंज है, जैसा कि क्रिया सिद्धांत ज्यादा जोर देते हैं? तो सच क्या है? इन दोनों अतिवादी छोरों, एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं है। न तो हम पूरी तरह से संरचना की कठपुतली हैं और न ही हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। संरचनाएं जैसे वर्ग, लिंग, जाति, कानून, संस्थाएं निश्चित रूप से हमारे जीवन को, हमारे अवसरों को, हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, हमें सीमित करती हैं। हम उनसे बच नहीं सकते। लेकिन हम उन संरचनाओं के भीतर रहकर भी अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं। हम नियमों की व्याख्या करते हैं, उन्हें तोड़ते मरोड़ते हैं, उनसे मोलभाव करते हैं और अपनी क्रियाओं से, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, धीरे धीरे उन संरचनाओं को बदल भी सकते हैं, रिप्रोड्यूस और ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर्स। एंथनी गिडेंस का स्ट्रक्चरेशन थ्योरी इसी द्वंद्व को पाटने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि संरचना और एजेंसी एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को बनाते हैं। Structure and agency are two sides of the same coin. हाँ, एक तरह से हमें दोनों को ध्यान में रखना होगा, बड़ी सामाजिक ताकतों को भी और व्यक्ति की भूमिका को भी। और यहीं पर सी राइट मिल्स की समाज शास्त्रीय कल्पना, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने शुरू में जिक्र किया था, इसे जरा विस्तार से समझाइए, क्योंकि ये कहा गया है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये वाकई एक सुपर पावर साबित हो सकती है। बिल्कुल। सी राइट मिल्स ने 1959 में अपनी क्लासिक किताब द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में ये कॉन्सेप्ट दिया था, और ये सचमुच समाजशास्त्र की आत्मा है। तो क्या है ये समाज शास्त्रीय कल्पना? व्हाट इज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन? ये खास तरह की मानसिक गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ माइंड है, दुनिया को देखने का एक तरीका है जो हमें अपनी व्यक्तिगत जिंदगी, पर्सनल लाइफ और बायोग्राफी को समाज के व्यापक इतिहास, वाइडर हिस्ट्री और सामाजिक संरचनाओं, सोशल स्ट्रक्चर से जोड़ने में मदद करती है। ये हमें अपनी निजी दुनिया से बाहर निकलकर बड़ी दुनिया को देखने की क्षमता देती है। मिल्स ने दो तरह की चीजों में फर्क किया था शायद, पर्सनल ट्रबल्स और पब्लिक इश्यूज। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। पर्सनल ट्रबल्स ऑफ मिलिeu एंड पब्लिक इश्यूज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। व्यक्तिगत परेशानियां, पर्सनल ट्रबल्स, वो समस्याएं हैं जो व्यक्ति के अपने चरित्र या उसके तात्कालिक दायरे या निजी रिश्तों से जुड़ी होती हैं, जैसे एक व्यक्ति का बेरोजगार होना, एक दंपत्ति का तलाक होना, एक व्यक्ति का बीमार पड़ना। ये व्यक्तिगत स्तर पर महसूस की जाती हैं। और सार्वजनिक मुद्दे, पब्लिक इश्यूज। सार्वजनिक मुद्दे, पब्लिक इश्यूज, वो मामले हैं जो व्यक्ति के तात्कालिक दायरे से परे होते हैं। वो समाज की संस्थाओं या ऐतिहासिक संरचनाओं के संगठन से जुड़े होते हैं। वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण से समझाइए। बेरोजगारी वाला उदाहरण अच्छा था। हाँ, मान लीजिए 10 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर सिर्फ एक व्यक्ति बेरोजगार है, तो ये उसकी व्यक्तिगत परेशानी है। हमें उसका चरित्र, उसकी योग्यता, उसके अवसर देखने होंगे। लेकिन अगर उसी देश में 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तो ये सिर्फ उन 2 करोड़ लोगों की व्यक्तिगत परेशानी नहीं रह जाती, ये एक सार्वजनिक मुद्दा बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब समस्या व्यक्ति में नहीं, बल्कि समाज की आर्थिक या राजनीतिक संरचना में है। शायद अर्थव्यवस्था में मंदी है, शायद औद्योगिकरण या ऑटोमेशन के कारण नौकरियां खत्म हो रही हैं, शायद शिक्षा व्यवस्था लोगों को सही कौशल नहीं दे पा रही है, शायद सरकारी नीतियां ठीक नहीं है। अब हमें व्यक्ति को नहीं, बल्कि समाज की संरचना को देखना होगा। अच्छा, तो समाजशास्त्रीय कल्पना हमें ये देखने में मदद करती है कि हमारी निजी समस्याएं अक्सर बड़ी सामाजिक समस्याओं का प्रतिबिंब या हिस्सा होती हैं। What we experience as personal troubles are often rooted in public issues. Precisely, यही इसकी खूबी है। ये हमें अपनी निजी जिंदगी के अनुभवों को, चाहे वो बेरोजगारी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, रिश्तों की समस्या हो या सफलता ही क्यों न हो, व्यापक सामाजिक, ऐतिहासिक और संरचनात्मक संदर्भ में रखकर देखने की क्षमता देती है।
ये हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारी पसंदें, हमारे अवसर, हमारी मुश्किलें सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि वो हमारे समाज, हमारे इतिहास, हमारी सामाजिक स्थिति जैसे हमारा वर्ग, लिंग, जाति, क्षेत्र, उम्र से गहराई से जुड़ी हुई हैं और उनसे आकारित होती हैं। ये हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हाँ, ये हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती है। समाज ऐसा क्यों है? चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं? क्या ये हमेशा से ऐसी थीं? क्या इन्हें बदला जा सकता है? ये हमें अपनी परिस्थितियों के लिए सिर्फ खुद को दोष देने या अपनी सफलता का सारा श्रेय सिर्फ खुद को लेने से रोकती है। ये हमें व्यवस्था पर सवाल उठाना सिखाती है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये कैसे मददगार है? इसे सुपर पावर क्यों कहा? सोचिए जरा, यूपीएससी की परीक्षा क्या चाहती है? वो सिर्फ जानकारी नहीं चाहती, वो समझ, अंडरस्टैंडिंग, विश्लेषण, एनालिसिस और आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग चाहती है। हाँ, बिल्कुल, रटने से काम नहीं चलता। समाजशास्त्रीय कल्पना आपको यही सब देती है, चाहे वो ऐसे का पेपर हो जहां आपको किसी मुद्दे पर गहरा और बहुआयामी निबंध लिखना होता है, या जीएस के पेपर्स हो जहां आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों का विश्लेषण करना होता है, या फिर इंटरव्यू हो जहां आपकी समझ और नजरिए को परखा जाता है। हर जगह ये क्षमता काम आती है। कैसे? ये आपको किसी भी मुद्दे को सिर्फ सतही तौर पर या व्यक्तिगत स्तर पर देखने से रोकती है। ये आपको उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक संदर्भों को समझने में मदद करती है। ये आपको व्यक्तिगत घटनाओं को व्यापक रुझानों और संरचनाओं से जोड़ने की क्षमता देती है। ये आपको समस्याओं के मूल कारणों तक पहुंचने में मदद करती है, जो अक्सर सामाजिक संरचनाओं और असमानताओं में छिपे होते हैं। ये आपको विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और एक संतुलित, गहरा और मौलिक ओरिजिनल नजरिया विकसित करने में मदद करती है। ये आपको रट्टू तोता बनने से रोकती है और एक जागरूक और जिम्मेदार विचारक, थिंकर एंड सिटीजन बनाती है। इसलिए ये एक सुपर पावर है। वाह, सी राइट मिल्स की सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, इसे तो हर यूपीएससी एस्पिरेंट को गांठ बांध लेना चाहिए। और सिर्फ एस्पिरेंट ही क्यों, हर नागरिक को। बिल्कुल, ये हमें बेहतर नागरिक और बेहतर इंसान बनाती है। चलिए, हमने हारेलाम्बस के इंट्रोडक्शन चैप्टर का ये विस्तृत सफर लगभग पूरा कर लिया है। क्या गहन चर्चा हुई। अब वक्त है इस लंबी और गहरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को, की टेकअवेज को एक बार फिर से समेटने का। तो दोस्तों, इस यात्रा से हमने क्या सीखा? लेट्स समराइज क्विकली। जरूर, कुछ मुख्य बातें जो श्रोताओं को ध्यान रखनी चाहिए बुलेट स्टाइल में। पहली बात, समाजशास्त्र सिर्फ एक अकादमिक विषय नहीं है, बल्कि समाज और खुद को समझने का एक शक्तिशाली नजरिया है, जिसे हमने सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सोशल पर्सपेक्टिव कहा। ये व्यक्तिगत को सामाजिक से जोड़ता है। राइट, पर्सनल ट्रबल्स एंड पब्लिक इश्यूज कनेक्शन। दूसरी बात, डिप्रेशन, आत्महत्या, अपराध जैसी चीजें जो अक्सर पूरी तरह से व्यक्तिगत मानी जाती हैं, वास्तव में गहरे सामाजिक कारकों जैसे सामाजिक एकीकरण, सोशल इंटीग्रेशन, वर्ग, क्लास, सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट और खासकर असमानता, इनइक्वालिटी से गहराई से जुड़ी होती हैं। आंकड़े ये दिखाते हैं। हाँ, दुर्खीम और ब्राउन हैरिस के अध्ययन याद रखने हैं। तीसरी बात, समाज कई आधारों पर बंटा हुआ है और उसमें गहरी असमानताएं हैं। सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास, लिंग, जेंडर, जातीय समूह, एथनिक ग्रुप्स, आयु, एज, ये प्रमुख विभाजन है। ये विभाजन शक्ति, पावर और संसाधनों, रिसोर्सेज के असमान वितरण को दर्शाते हैं। इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट भी महत्वपूर्ण है। समाज स्थिर नहीं है, बदलता रहता है। हाँ, चौथी बात यही, समाज स्थिर नहीं है। यह शिकारी संग्राहक समाजों से लेकर चारागाह, कृषक, फिर आधुनिक औद्योगिक समाज, मॉडर्निटी, और अब शायद उत्तर आधुनिक, पोस्ट मॉडर्निटी दौर तक लगातार बदला है और बदल रहा है। और समाज को समझने के अलग अलग चश्मे हैं, थियरीज हैं। पांचवी बात, समाज को समझने के लिए कोई एक सही सिद्धांत नहीं है। हमने 5 मुख्य सैद्धांतिक दृष्टिकोण देखे। प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, जो सहमति और व्यवस्था पर जोर देता है, मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म, जो वर्ग संघर्ष और शोषण पर, नारीवाद, फेमिनिज्म, जो लिंग असमानता और पितृसत्ता पर, अंतःक्रियावाद, इंटरैक्शनिज्म, जो रोजमर्रा की बातचीत और अर्थ निर्माण पर, और उत्तराधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म, जो महान आख्यानों पर संदेह और संस्कृति के प्रभाव पर। हर लेंस हमें कुछ अलग दिखाता है
और सबकी अपनी सीमाएं हैं। और शोध करने के भी अलग तरीके हैं। छठी बात, समाज का अध्ययन करने के भी अलग अलग तरीके या उपागम अप्रोचेस है। प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्ट दृष्टिकोण प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वस्तुनिष्ठ माप और कार्य कारण संबंध पर जोर देता है, जबकि व्याख्यावादी इंटरप्रेटिविस्ट दृष्टिकोण व्यक्तिपरक अर्थों सब्जेक्टिव मीनिंग्स और समझ वर्स्टेहन पर। शोध में मूल्यों की भूमिका पर भी गंभीर बहस है। और सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, सातवीं, सी राइट मिल्स की समाजशास्त्रीय कल्पना सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये हमें अपनी निजी जिंदगी पर्सनल ट्रबल्स को बड़ी सामाजिक ताकतों और सार्वजनिक मुद्दों पब्लिक इश्यूज से जोड़ने की क्षमता देती है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे विकसित करना ज़रूरी है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और हर जागरूक नागरिक के लिए। बेहतरीन सारांश। ये सारे बिंदु दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए। बिल्कुल। और जैसा हमने शुरू में कहा था, इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी का ढेर लगाना नहीं था, बल्कि श्रोताओं के अंदर समाज को और गहराई से और क्रिटिकली समझने की जिज्ञासा जगाना था। हरालमोज और होलबर्न का ये इंट्रोडक्शन चैप्टर तो सिर्फ एक दरवाजा है। समाजशास्त्र की दुनिया बहुत बड़ी और दिलचस्प है। तो क्या सलाह देंगे श्रोताओं को? सलाह यही कि इसे बार बार सुने, अपने नोट्स बनाएं, किताब पढ़ें और सबसे ज़रूरी इन कॉन्सेप्ट्स को, इस नज़रिए को अपने आसपास की दुनिया पर, खबरों पर, अपनी ज़िंदगी पर लागू करने की कोशिश करें। सोचें, सवाल पूछें। हाँ, क्योंकि ये समझ आपको ना सिर्फ यूपीएससी में अच्छे अंक दिलाएगी, बल्कि एक ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा संवेदनशील और ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक भी बनाएगी। आप अपने आसपास के घटनाओं, चाहे वो राजनीति की उठापटक हो, सामाजिक मुद्दे हों, आर्थिक नीतियां हों, यहाँ तक कि आपकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के उतार चढ़ाव हों, उन्हें एक नए, ज़्यादा गहरे और ज़्यादा संतुलित नज़रिए से देख पाएंगे। ये ज्ञान आपको सचमुच एम्पावर्ड महसूस कराएगा। फील एम्पावर्ड। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, एक फूड फॉर थॉट। हाँ, ज़रूर पूछिए। आज के इस लंबी चर्चा के बाद ज़रा रुकिए और सोचिए, आपके अपने जीवन का, आपके अनुभवों का या आपके आसपास घट रही किसी घटना का कौन सा पहलू है जिसे आप अब तक सिर्फ व्यक्तिगत, सिर्फ अपना मामला मान रहे थे, लेकिन अब उसे एक सामाजिक दृष्टिकोण से, एक व्यापक संदर्भ में, स्ट्रक्चर और एजेंसी के खेल के रूप में देख सकते हैं। आपकी कौन सी पसंद, कौन सा फैसला, कौन सी मुश्किल आपको अब सिर्फ आपकी नहीं बल्कि समाज की देन या समाज से जुड़ी हुई लग रही है? यूज योर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। वाह, क्या गहरा सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। ये सोचने की प्रक्रिया ही समाजशास्त्री कल्पना को मजबूत करेगी। और अगर आपको समाजशास्त्र की ये गहरी, विस्तृत और उम्मीद है मजेदार यात्रा पसंद आई, तो भैया इंतजार किस बात का। अगर आप ये YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल सनलो यूपीएससी को तुरंत सब्सक्राइब करें। वो जो लाल बटन है ना नीचे, उसे दबा दीजिए और उसके बगल वाली घंटी भी बजा दीजिए ताकि अगली गहरी डुबकी आप मिस ना करें। हाँ, और इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक तो बनता है। बिल्कुल, जोरदार लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों के साथ, या कोई भी जो समाज को बेहतर समझना चाहता है, उसके साथ इसे शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस चर्चा में सबसे दिलचस्प क्या लगा, कौन सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग की बत्ती जला गया, या आप अगला कौन सा टॉपिक चाहते हैं जिस पर हम ऐसी ही गहरी खुदाई करें, सोशियोलॉजी का कोई और चैप्टर या कोई और विषय। हाँ, आपके हर कमेंट का, हर सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। रिमेंबर, कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।